वामपंथ की जो राजनीति है आप उसमें आए, कभी मन में सवाल नहीं आया कि कॉर्पोरेट कल्चर में चले जाते हैं? मेरे मन में सवाल आया कि भाई देश तो आज़ाद है जी, तो आज़ाद देश में फिर से ये मुक्ति का सवाल क्यों करा? जी, महासचिव बनने तक का सफर है, तो उसमें कौन लोग आपके पीछे खड़े रहे? एक से एक सीनियर लीडर ने हमें ये जिम्मेदारी दी। आज भी जितन राम मांझी जी के इलाके में मैं यात्रा में गया था, उनके इलाके में उन्हीं की जाति के लोग, मुसहर जाति के लोग मजदूरी मांगने पर बांह काट लिया जा रहा है। लोगों ने वोट डाल दिया, शाम को गोली चल गई, जनसंहार हो गया, 22 लोग मार दिए गए कि ये लोग पचा नहीं पाए कि भाई क्या जमाना आ गया, ये दलित वोट डालेंगे। चक्का जाम, वोटर रिवीजन वाली जो बात आप जिक्र कर रहे थे, तो क्या लगा, सफल रहा? कि जो आंकड़े आप कह रहे हैं कि इतना फॉर्म जमा हुआ, आपके पास जमा हुआ जी, और फॉर्म भरने वालों के पास कुछ भी नहीं रहा। हाँ, कोई प्रमाण नहीं उनके पास रिकॉर्ड नहीं रहा। कल अगर कह दिया गया कि आपका फॉर्म तो जमा ही नहीं हुआ था साहब, कि पूरा बिहार बाहर आ गया था, सड़क पर बिहार रहा है कई जगह। बहुत दिनों के बाद सर कई जगह जबरदस्ती भी हुई। नहीं, जबरदस्ती मान लीजिए कहीं रोड ब्लॉकेड है तो कुछ लोगों को कुछ दिक्कत होती है। कह रहे थे क्या कि भय से लोगों ने बंद तो कर दिया कि भाई आरजेडी बंद करा रहा है। वो भय नहीं है, वो भय नहीं है, भय से भय। आज पूरा अपराधियों का राज कायम हो गया। जंगल राज अतीत की याद दिलाते, आज महाजंगल राज में बिहार फंसा हुआ है। तो वो जंगल राज था, ये महाजंगल राज। कोई अगर कोई कहेगा कि गोडसे मुर्दाबाद, तो कहेंगे बिल्कुल भाई गांधी के हत्यारा थे, तो कोई गोडसे मुर्दाबाद का नारा देगा, उसके लिए हम किसी को गाली दे देंगे? भरोसे की बात कर रहे थे, तो भरोसा है कि भाकपा माले को 40-45 सीटें मिल जाएंगी अभी महागठबंधन में? नहीं, चुनाव है। नहीं, हमने जो कहा है, देखिए हमने कहा कि हम 40-45 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। और आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जो ज़मीनी आवाज़ को समझते हैं, जिनका रुचि और जिनकी जो रुचि है वह आपको सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उसके यह पक्षधर हैं। हमारे साथ हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जब अभी बात हो रही थी आपसे तो और पहले भी जब हम आपको स्क्रीन पर देखते हैं, बहुत सारे लोग मेरे जैसे आपको देखते हैं तो लगता है कि बहुत सख्त होंगे, लेकिन जब आप नज़दीक आए और आपसे कुछ चंद बातचीत हुई तो लगा कि अरे बहुत सहज और बहुत सरल, बहुत जल्दी दोस्ती हो सकती है। बिल्कुल, लोग तो हमें लगता है कि सख्त तो ठीक है, उसूल पर कायम रहना है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर बातचीत में उसमें क्या कोई सख्ती बरतने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। कोई गंभीरता का चादर ओढ़ के भी बैठते नहीं हैं हम लोग कहीं भी। तो इसलिए बहुत हमें तो लगता है कि हर को सहज होना चाहिए। लोगों के बीच के रिश्ते, बातचीत, हम तो सहजता के ही पक्ष में हैं। बिल्कुल खुला समाज हो, सब लोगों के बीच में आपस में संवाद बहुत सहज हो, उसमें नफरत, उसमें दबंगई, उसमें अहंकार, इसकी कोई जगह ना हो। कोई जगह नहीं। तो अपना जो बचपन है, पढ़ाई लिखाई है, वो उसका परिवेश क्या रहा, किस माहौल में पले बढ़े? हाँ, देखिए मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और मेरा बिहार कनेक्शन अब एक कह सकते हैं कि जिस समय मेरे ख्याल से देश आज़ाद हो रहा था, मेरे पिताजी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में शायद कटिहार स्टेशन में बुकिंग क्लर्क या टिकट कलेक्टर की नौकरी में थे। ये सब उनसे हमने सुना। हम जब पैदा हुए तो 1960-61 का वो दौर, हम गुवाहाटी में तब थे और 1967 में हम लोग आ गए जलपाईगुड़ी ज़िले में। ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, ये बेसिकली असम, उत्तरी बंगाल और बिहार का ये सीमांचल का इलाका जी, ये इसमें आता है। तो पढ़ाई मेरी रेलवे की प्राइमरी स्कूल में, रेलवे के स्कूल में क्लास 7 तक। फिर वहाँ से स्कॉलरशिप लेके मैं आ गया नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन, एक बहुत रामकृष्ण मिशन का मशहूर स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल जी जी, कलकत्ता के बगल में। वहाँ 1974 से 1979 तक, मतलब उस समय हायर सेकेंडरी हम लोग कहते थे, प्लस टू ख़त्म करके मन में आया था कि मैं दिल्ली में जा कर के
इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करूँ। जी तो 79 में मैं दिल्ली चला गया था पढ़ने के लिए। अब दिल्ली जाकर के पता चला, मैं तो बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट था, लेकिन बंगाल बोर्ड और दिल्ली में जो ICSE चलता है तो वो अलग अलग कैलेंडर है। जी तो हम जब गए, मेरे पास अपना टेस्ट का रिज़ल्ट था, और हम वहाँ जब गए तो पता चला उनके पास, सबके पास फाइनल के रिज़ल्ट फाइनल है। रिजल्ट जी तो दिल्ली में पता चला कि होगा नहीं, तो दिल्ली से लौट के आए तो सोच रहे थे कि कहाँ क्या करें। तो उसी समय एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, बहुत देश में स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छे, तो स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट भी था, तो उसका मैंने परीक्षा दे दी, उसमें हो गया। तो बरानगर कलकत्ता के बगल में ही है, वो उसका हेड ऑफिस है। वैसे तो दिल्ली में, बेंगलुरु में भी है। तो वहाँ 79 से 84 तक, जी लेकिन अब 79 में मैं ISI में भी मेरा एडमिशन हो गया, 79 में CPI-ML में भी मेरा एडमिशन हो गया। जी तो दोनों साथ साथ चला। जी तो समझ लीजिए कि CPI-ML वाला ही प्राइमरी हो गया, वो पढ़ाई छुट्टी चली गई। और 84 में MStat पढ़ने के बाद, ख़त्म करने के बाद पढ़ाई तो वहीं रुक गई, बाकी जो पार्टी वाली पढ़ाई है वो चलती रही। अच्छा, थोड़ी जानकारी अपनी फैमिली के बारे में, पापा के बारे में आप बता रहे थे। पापा जो हैं वो वामपंथी रुझान के थे, लेकिन कोई सक्रिय राजनीति नहीं करते थे। लेकिन ये ज़रूर था कि हम लोग पढ़े, बढ़िया से पढ़े, सब कुछ जाने समझे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो पहले जो उनकी नौकरी थी, मेरे ख्याल से रेलवे में, वो कमर्शियल लाइन के थे। जी तो उसमें उनका टूरिंग जॉब होता था। तो जब उनको लगा कि हम स्कूल में दाखिल होने का समय आया, तो उन्होंने अपना जॉब बदल लिया। तो हर रेलवे में, हर जोन में एक ट्रेनिंग स्कूल होता है, तो उन्होंने उस ट्रेनिंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर, उसकी नौकरी ले ली। पीछे मकसद यही था कि ताकि उनको, उनके पास पूरा समय रहे मुझे पढ़ाने के लिए। अच्छा जी तो हमको पढ़ाते थे, मेरी माँ भी और पिताजी भी, उन्हीं से सब कुछ सीखा। पिताजी के साथ दूसरी जो खूबी थी कि बातचीत, हम कुछ भी सवाल पूछते थे तो कभी ये नहीं कहते थे कि अभी तुम छोटे हो, अभी बाद में समझ लेना, अभी नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो जो दौर था 67, आप देखें नक्सलबारी, जी उसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट था उस समय। 69 में CPI-ML पार्टी बनी, बंगाल के हर दीवार पर वो सब, पूरा हिंदुस्तान का नक्शा होता था, लिखा रहता था कि 70 के दशक को मुक्ति का दशक बनाना है। मेरे मन में सवाल आया कि भाई देश तो आज़ाद है, जी तो आज़ाद देश में फिर से ये मुक्ति का सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? जी ये हम पूछते थे उनसे, वो कभी नहीं कहते थे, वो हर पहलू से उसका जवाब देते थे। बाद में जब हमने कहा कि हमने तो तय कर लिया कि कुछ नौकरी वोकरी नहीं करनी है, हमको यही पॉलिटिक्स करना है, क्रांतिकारी जीवन बिताना है, तब उन्होंने मजाक में कहा कि अगर पता रहता अच्छा कि ये परिणाम ये निकलेगा तो हम इस तरह से बात नहीं करते। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसको पलटना संभव नहीं। क्या बात है सर, क्या बात। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और अपनी फैमिली में और लोग? मेरी 2 सिस्टर्स हैं, माँ भी थी लंबे समय तक, पिताजी के उसी पेंशन पर ही जिंदा रहती थी। अभी 2 साल पहले उनका निधन हुआ। दोनों बहनें हैं, एक बेंगलोर में है, एक गुवाहाटी में, हमसे बड़ी, दोनों सिस्टर्स हैं। मेरी पत्नी जो है, उनका भी वो इकोनॉमिक्स के ही हैं, टीचर। उनका रिसर्च बिहार पर ही था, बिहार के किसान आंदोलन को लेकर के जी, और पढ़ाती हैं। और बेटी हैं, वो भी अपना पढ़ाई कंप्लीट करके आजकल जो जैसे क्लाइमेट मूवमेंट है, जी लिखने पढ़ने का शौक़ है, जी, लिखती हैं, लेकिन कहीं कोई खास नौकरी नहीं है, लेकिन फ्रीलांस देश में ही रहती है। फ्रीलांस, कभी यहाँ रहती है, कभी बाहर भी। अच्छा, कभी बाहर भी जाती है। अच्छा, तो वो आएंगे सक्रिय राजनीति में, जैसे आपके पापा ने बताया? नहीं, हमें नहीं लगता। अब सब लोगों का अपना अपनी रुचि है। जी, अपनी रुचि है। और उस हिसाब से जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि यंग जो बच्चे हैं जी, उनके सामने 2-3 सवाल बहुत बड़े हैं। वो एक तो है क्लाइमेट का जो क्राइसिस है, समझ लीजिए कि दुनिया के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, सबके लिए है ये सवाल। दूसरा हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ये जो फिलिस्तीन, गाज़ा में जो नरसंहार चल रहा है, क्योंकि इतिहास में हम लोग जर्मनी में हॉलोकॉस्ट के बारे में पढ़े हैं, हिटलर के गैस चैम्बर के बारे में पढ़ा है,
लेकिन इतना बड़ा एक अन्याय है, हर रोज़ इतने लोग मारे जा रहे हैं, और 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक लाखों, कुछ लोग तो डायरेक्टली मार दिए गए। जी, जी। अभी बच्चों को राहत शिविर में बुलाया जाता है, भोजन मिलेगा ये कह करके, बच्चे भोजन के लिए दौड़ करके पहुंचते हैं, और तब वहाँ तो इतने बड़े, हमें लगता है कि मानवता के ऊपर इतना बड़ा हमला। तो हम तो देखते हैं, पता नहीं हिंदुस्तान में सरकार इस तरह से इजराइल परस्त हो गई है, इस देश के जो इंसानी संवेदना है लोगों की, अब वो ख़त्म हो रही है। लेकिन दुनिया भर में हम लेकिन देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस समय अगर स्टूडेंट्स की बात करें, जी। 2 सवाल उनके सामने कि ये जो इंसानियत के ऊपर हमला है बंद होना चाहिए, फ़िलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए, और ये जो क्लाइमेट जिस तरीके से छेड़छाड़ हुआ है, पूरे प्रकृति को बर्बाद करके रख दिया, अब तो प्रकृति भी बदला ले लेगी दबाव से। तो ये हर रोज़, अभी तो भारत में भी हम लोग देख रहे हैं, कब बाढ़ आ जाएगी, कब कहाँ कितने जगह अचानक टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो ये क्लाइमेट जो और पर्यावरण, ये दोनों, ये बड़ा सवाल है पॉलिटिक्स से ज़्यादा जी। इसलिए पॉलिटिक्स में भी लोग धीरे धीरे यही देखना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ पावर की बात ना करे, वो इन चीज़ों की बात करे जो लोगों के जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जी जी। अच्छा सर, जो अपना बचपन रहा, जो स्कूल कॉलेज की जो ज़िंदगी होती है, तो उसमें अपने जीवन में खेल का स्थान था कि नहीं? बहुत ज़्यादा नहीं। मेरा तो देखिए तो जो आउटडोर स्पोर्ट्स है जी, इसमें तो बहुत ज़्यादा कभी रुचि नहीं थी, लेकिन रुचि मेरा, जैसे मैं क्रिकेट शुरू से फॉलो करता रहा हूँ, लेकिन कभी खेला नहीं। लेकिन जो ISI में जब हम लोग गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ स्टैटिस्टिक्स में ये जो ब्रिज है, ताश का खेल है, वो बड़ा मायने रखता है, तो वो उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये सब, शतरंज में भी उतनी ज़्यादा मेरी रुचि नहीं रही, लेकिन मेरे दोस्त लोग खेलते रहे हैं। कार्ड गेम्स खेलते रहे, आज भी मोबाइल में मैं 2-3 पज़ल, गणित का पज़ल और जो वर्ड गेम्स हैं वो मैं रेगुलर करता हूँ, तो मेरे दिनचर्या में शामिल है पज़ल करना। अच्छा, पज़ल। लेकिन वो बाकी खेल, बाकी जो टहलना, वो तो ज़रूरी है आज के लिए, फिटनेस के लिए इतना ही ज़रूरी है, उतना ही है। अच्छा, जैसे वामपंथ की जो राजनीति है, आप उसमें आए, तो चूंकि पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी हुई, तो ये कभी मन में सवाल नहीं आया कि कॉरपोरेट कल्चर में चले जाते हैं, नौकरी करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं जब ISI में पढ़ने गया, तो ISI में गजब था कि वो बहुत संख्या छात्रों की बहुत कम थी। जी जी। फाइनल ईयर में मैं जब था, उसमें क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, ये मेरा स्पेशलाइजेशन था। हम 2 छात्र थे और हमारे लिए 8 प्रोफेसर थे। आप समझ सकते हैं, 2 छात्र के लिए 8 प्रोफेसर, और हमें स्कॉलरशिप, हम लोगों को से कोई फ़ी नहीं लिया जाता था, उल्टे हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलता था। उस समय ISI से ही हमको 100 रुपये महीने मिलते थे, सबको, हर स्टूडेंट को, उसका मतलब था। तो हमें लगा कि भाई ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, तो ये जो है तो जनता का ही पैसा है, जनता के पैसे से ही एजुकेशन का बजट बनता है, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम तो अपने पॉकेट से तो एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये सब कुछ एक तरीके से मेरे ऊपर जनता का खर्च है, तो कर्ज हमारा है जनता से। बिल्कुल। वो कर्ज कुछ चुकाना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जो समाज के लिए हो, व्यापक जनता के लिए हो, अपने निजी करियर के लिए या कुछ कॉरपोरेट को कुछ मुनाफा पहुंचाने के लिए, उनका सेल्स बढ़ाने के लिए, इसके लिए तो नहीं होना चाहिए। ये बहुत शुरू से, मैं छात्र जीवन से ही ये दिमाग में बैठ गया था कि भाई हमको और कुछ नहीं करना है, कुछ भी हम करें। हमें लगता है कि आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी जो उस समय के अच्छे छात्र थे वो तो यही सोचते थे, बिल्कुल, अपने बारे में नहीं सोचते थे देश की आज़ादी के बारे में। इसी तरह हमने जिस आंदोलन को देखते हुए हम लोग बढ़े हुए हैं, नक्सलबारी का आंदोलन, वो आज़ादी के आंदोलन के बाद एक तरीके से दूसरी आज़ादी का आंदोलन था। इतने, यहाँ बिहार में लोग 74 आंदोलन को याद करते हैं, बंगाल में उससे भी पहले, करीब 10 साल पहले, 67, 69, 70, उस दौर में पूरा प्रेसिडेंसी कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी, बर्धमान यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, हजारों के तादाद में उस समय लड़के पढ़ाई छोड़ करके, हमारे जो पार्टी के शुरुआती नेता थे कॉमरेड चारू मजुमदार, उन्होंने कहा कि आपका काम है गांव जाओ, गरीबों से एकरूप होना, सिखाना नहीं, उनसे सीखना,
उनसे सीखना, उनसे सीखना। जी। ये मत सोचो कि आप बहुत पढ़ लिख लिए हो, बहुत समझ लिए जाके हो, सिखा दे। हाँ जाके सिखा दे, ये नहीं। जी। गांव में जाओ और गरीबों से एकरूप होना, एकरूप होना ये उनका शब्द था, एकात्म होना उनसे। तो ये जो पूरे कल्चर हम लोग जहाँ से बढ़े हैं ना, तो वो है कि भाई लोगों से घुल मिल करके रहना, उनकी बातें समझना, उनसे सीखना। अब सीखना सिखाना जाहिर सी बात है, जी। आप लोगों से बात करिएगा तो हो सकता है आप कुछ चीज़ जानते हैं, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, जीवन की बातें हैं। जी, जी। आप कुछ पढ़े लिखे जो ज्ञान है वो आपके पास थोड़ा ज़्यादा होगा। जी। तो जब दोनों बात करते हैं तो उसमें एक लेन देन की प्रक्रिया होती है। जी। कुछ आप सीखते हैं, कुछ सिखाते भी हैं। तो वो जो प्रक्रिया है, हम लोग इसी पॉलिटिक्स से एक तरीके से, ये लेफ्ट का कल्चर है और पर्टिकुलरली एमएल का कल्चर सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें कहीं भी जनता से मिलना, घुल मिल करके रहना, उनसे सीखना। जी। अच्छा, वो फादर से ही आप वामपंथ जो विचारधारा है उसको आपने समझना? फादर से ज़्यादा मैं कहूँगा उस दौर से उन्होंने क्या, उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने एक तरीके से मेरे अंदर जो उत्सुकता थी उस पर चर्चा करते रहे। जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो जो शुरुआती दौर, उस समय तो पॉलिटिक्स समझना संभव नहीं था, लेकिन उसका असर था नक्सलबारी का। वो जो नारा 70 के दशक को मुक्ति का दशक बनाना है गरीबों के लिए, है ना, राजनीति जो है वो गरीब के लिए होनी चाहिए, सत्ता जो है गरीब के हाथ में होनी चाहिए। ये बात एक तरीके से शुरू से दिमाग में आ गई बात। सेकंड क्या हुआ कि जब हम राजनीति कब से समझने लगे, वही हम कह रहे हैं कि राजनीति आप कह लीजिए तो 77 आपातकाल के बाद 77 का जो चुनाव था, पूरे देश में लोकतंत्र की एक तरीके से पुनर्स्थापना हो रही है। और उसी समय जो जेल में लोग थे, कॉमरेड नागभूषण पटनायक हमारा इंडियन पीपुल्स फ्रंट के बड़े नेता थे, 12 साल जेल में बिता करके जेल से बाहर निकल रहे हैं। तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई, उसके लिए बड़े बड़े आंदोलन। उसी समय कलकत्ता से फ्रंटियर एक पत्रिका आज भी निकलती है, समर सेन उसके एडिटर थे, उसमें बिहार की खबरें रहती थी, बिहार के कृषि आंदोलन, भोजपुर, दिल्ली में, कलकत्ता में बैठ करके हम लोग भोजपुर के बारे में, पुनपुन के आंदोलन के बारे में पढ़ते थे, मुजफ्फरपुर के मुशहरी के आंदोलन के बारे में ये हम लोग पढ़ते रहे हैं। वहाँ की रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आती थी। तो बिहार के किसान आंदोलन, इस पर एक बहुत गहरी श्रद्धा इसको लेकर के कि लोग किस तरीके से अपने अधिकार के लिए, पहचान के लिए लड़ रहे हैं। तो वो बेसिकली 77 के बाद, इमरजेंसी के बाद देश में एक लहर आई थी, एक मजबूत लोकतंत्र चाहिए देश में। तो उसी से एक्चुअली कह लीजिए वो शुरुआती दौर जो है वो बैकग्राउंड था, लेकिन एक तरीके से जो सबसे ऊर्जा जहाँ से मिली वो 77 के इमरजेंसी के बाद के दौर से मिली। और जो अभी तक का सफ़र है, महासचिव बनने तक का सफ़र है, तो उसमें कौन लोग आपके पीछे खड़े रहे, अगर पार्टी के लिहाज से बात करें? पूरी पार्टी। एक्चुअली महासचिव तो देखिए इस उम्र में हमको बनना नहीं था। हम जब महासचिव बने 1998 के दिसंबर में, उस समय 40 साल के भी हम नहीं थे। तो अचानक हमारे साथ ये हुआ कि कॉमरेड विनोद मिश्रा जो पार्टी के महासचिव थे, और आज जो पार्टी आप देख रहे हैं, एक तरीके से जहाँ से हम लोग चले थे उसके बाद पार्टी की बहुत सारे नीति, चुनाव में भी आना, और चुनाव में भी आना मतलब चुनाव में खो नहीं जाना, चुनाव में आने का मतलब चुनाव को भी एक आंदोलन का मंच बनाना। और जो लोग चुनाव से बाहर है, हाशिए के लोग, बाहर बहिष्कृत लोग, उनको ले करके आना, उनके वोटिंग राइट के लिए आंदोलन आना, ये सारी बातें ये बेसिकली उसी दौर में पार्टी ने बनाया। तो अचानक एक सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। और उस समय ये मैं समझता हूँ कि ये शायद CPI-ML में ही संभव है। ज़्यादातर जो हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, बहुत सीनियर लीडर्स थे। कॉमरेड राम नरेश राम थे, कॉमरेड स्वदेश भट्टाचार्य जो हमारे 1974 में पार्टी जब पुनर्गठन हुआ, एक तरीके से बिल्कुल राख से पार्टी फिर से खड़ी हुई, तो उस समय 3 लोगों की सेंट्रल कमेटी थी। वो नेता आज भी हमारे पार्टी में है, हमारे सेंट्रल कमेटी पॉलिट ब्यूरो में है। तो एक से एक सीनियर लीडर ने हमें ये जिम्मेदारी दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और क्या उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग सब साथ में हैं करना। तो निश्चित तौर पर तो उसमें करते चले गए। तो हमें लगता है कि इस पार्टी में हमेशा, जैसे आज भी लोग कहते हैं कि भाई नौजवान नहीं है, जिस दौर में हमको मौका मिला, बिल्कुल 40 से कम उम्र में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लोगों ने बना दिया। तो आज भी हम लोग यही कोशिश करते हैं, नए लोग और जो पुराने अनुभवी लोग हैं
तो अनुभव सबका मिश्रण हो। बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यूटी एंड चेंज, जी। इसमें एक्सपीरियंस, अनुभव और बिल्कुल जो नई ऊर्जा, हाँ हाँ, नया उत्साह, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो। अच्छा, एकदम नहीं लगता कि सशस्त्र क्रांति से एक लोकतांत्रिक लड़ाई में आप लोग प्रवेश किए, तो एकदम यू टर्न वाली बात रही होगी, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा? यू टर्न, देखिए ऐसे लगता होगा यू टर्न, ये कोई यू टर्न नहीं था, ये बिल्कुल एक तरीके से एक संक्रमण था। कैसे? जैसे जो आप नक्सलबारी में जो आंदोलन शुरू हुआ, जी, हमने आपको बताया कि वो बेसिकली आंदोलन था भूमि सुधार से शुरू हुआ। अब लोगों को लगा कि भाई अगर हम भूमि सुधार, राजनीतिक सत्ता जमींदारों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में रहेगी, जी, और हम उम्मीद करेंगे कि ये जमींदार और पूंजीपति जो है और ये सामंती ताकतें जो हैं ये हमारे लिए नीति बना करके हमारे भलाई के लिए कर देगी, यह होगा नहीं। तो एक धीरे धीरे लोगों की समझ बनी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए नीति बने, तब हमारे हाथ में सत्ता भी चाहिए, दूसरे लोग आपके लिए नीति बना के नहीं देगा। तो ये भूमि सुधार की जो लड़ाई है वो राज सत्ता की लड़ाई में तब्दील हो गई नक्सलबारी के दौर में। तो हम लोग वहीं से चले थे कि गरीबों का राज चाहिए, तो गरीबों का राज चाहिए, और इसीलिए लगा था कि उस समय ये चुनाव उनाव छोड़ो, चुनाव में गरीब के लिए कोई जगह नहीं है, तो गरीबों के राज के लिए लड़ाई आगे बढ़ी, जिसको आप हथियार कह रहे हैं। तो बंगाल में जैसे शुरू में ही इतना झटका लगा, इतना दमन हुआ, इतने सारे शुरुआती पीढ़ी के जो नेता थे जेल में मार दिए गए, लंबे जेल में बीते। तो शुरुआती पीढ़ी जो हमारे बंगाल के थी, या आंध्रा में भी थी, या बिहार में भी, एक बड़े हिस्से तो नेताओं की उसी समय उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन बिहार में हमारी पार्टी को एक तरीके से नई जिंदगी मिल गई, जी, कि बिहार में भोजपुर के लोगों ने जब सुना कि ये उत्तर बंगाल में नक्सलबारी कोई है जहाँ चाय बागान के मजदूर इस तरीके से लड़ रहे हैं, और यहाँ सवाल क्या था, यहाँ लोगों के सामने सवाल थे कि खटिया पे बैठ नहीं सकते थे आप, बिल्कुल ही कोई किसी तरह के जो एक मानवीय गरिमा है जीवन की, वो किसी दलित के लिए बिल्कुल नहीं थी। तो लोग यहाँ बस एक इंसान की ज़िंदगी जीना चाहते थे, और उनको लगा कि ये सामंती समाज में हमारे लिए इंसान की ज़िंदगी हम बिल्कुल नहीं जी सकते हैं। तो यहाँ सर जमीन की लड़ाई नहीं, भूमि की लड़ाई नहीं, सम्मान की लड़ाई, दोनों, भूमि भी है, अच्छा, भूमि भी, मजदूरी भी है। बाद में हम लोगों ने चिन्हित किया, जब पीछे मुड़कर हमने देखा कि 3 बड़े सवाल होते थे, 3 बड़े सवाल। एक सबसे बड़ा सम्मान, और उसके बाद सम्मान भी कैसे मिलेगा अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन ना हो, रहने के लिए भी अपना कुछ ना हो, आपको लगे कि आप बिल्कुल किसी की कृपा पर निर्भर हैं, जी, तो कदम कदम पर आपको अपमान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मान लीजिए आप काम किए दूसरों की जमीन पर, मजदूरी मांगने जाएंगे, आपकी पिटाई हो जाएगी, जो आज भी जितन राम मांझी जी के इलाके में मैं यात्रा में गया था, उनके इलाके में उन्हीं की जाति के लोग, मुसहर जाति के लोग, मजदूरी मांगने पर बाँह काट लिया जा रहा है, हत्या हो रही है मांझी जी के इलाके में, जो आज भी है। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत अतीत की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल आज होता नहीं है, लेकिन उस दौर में भोजपुर जैसे इलाके में, पूरे मध्य बिहार में, तो लोगों को ये ज़मीन, मजदूरी और सम्मान, इसके लिए हम लोग लड़े। उस समय हम लोग चुनाव बहिष्कार करते थे। बाद में हमने देखा कि अरे हम जो चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, तो हमारा वोटिंग राइट तो दरअसल है ही नहीं, जी, तो हमारा वोट तो बूथ कब्जा हो जाता है, तो हम अगर चुनाव से बाहर रहते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, जी। तो हम लोगों को लगा कि इसके बजाय क्यों नहीं हम चुनाव में भी आए, और चुनाव में आकर के अपनी बात को रखें, हमारा एजेंडा को सामने आगे बढ़ाएं। और हमारा एक्सपीरियंस ही बताता है कि हम जो इससे बाहर रह करके बॉयकॉट कर रहे थे, चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, वो शांतिपूर्ण होता था, उसको लेके किसी को कोई परेशानी नहीं थी कि अच्छा है ये लोग बाहर रहे, ठीक है जी। अब जो आज बिहार के साथ हो रहा है, ये जो अभी मतदाता सूची के निरीक्षण के नाम पर जी आ रहे हैं, हम उसी पे आ रहे हैं कि लोग बाहर रहे, बाहर ही रहे, कमाने के लिए बाहर गए हैं तो बाहर ही रह जाओ, बिहार नहीं लौटो, बिहार लौट करके मत आना, वोट में ही डालना। तो ये बाहर कर देना, तो इसीलिए तब से हम लोगों को लगा कि बाहर तो हमको ऐसे ही कर देना चाहते हैं, तो इसीलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अंदर घुसेंगे, अंदर घुस करके हम अपनी बात करेंगे। तो हमने देखा कि वो जो वोट डालना हम लोग शुरू किए, वो बड़ी लड़ाई हो गई। आप याद करेंगे 89 में पहली बार हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, बूथ कब्जा के खिलाफ बहुत हिम्मत जुटा करके लोगों ने जा करके वोट डाला,
पहली बार जी दलितों ने, गरीबों ने, भूमिहीन मजदूरों ने वोट डाला। रामेश्वर प्रसाद जो हमारे सांसद बने थे, नोनिया जाति से आते हैं। आज जो इतना अति पिछड़ी जातियों को लेकर के इतनी बातें होती हैं, उस समय कोई सोच ही नहीं सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि आरा जैसे एक सीट से एक नोनिया जाति के भूमिहीन किसान नेता, एक खेत मजदूर नेता, इंडियन पीपुल्स फ्रंट जो हमारा उस समय का खुला मंच था, तो ऐसे पैनल से वोट, गरीबों का वोट लेकर के जीत के दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन ये हुआ, और उस दिन ऐसा हुआ, 89 का चुनाव था, चुनाव खत्म हुआ, जी लोगों ने वोट डाल दिया, शाम को गोली चल गई, जनसंहार हो गया, 22 लोग मार दिए गए धनवार बीटा गांव में। कि ये लोग पचा नहीं पाए कि भाई क्या जमाना आ गया, ये दलित वोट डालेंगे, ये गरीब वोट डालेंगे, अपने प्रतिनिधि भेजेंगे संसद में। और ये जो बाद में आपने देखा होगा कि रणवीर सेना बनी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीन, कोई जमीन का मसला नहीं था, कोई किसान और गरीब के बीच की बात नहीं है। ये जो गरीब एक पार्टी बना करके पॉलिटिकली आगे बढ़ने लगे, इसको रोको, इसको किसी भी कीमत पर रोको, इसके लिए बड़े बड़े जनसंहार कर दो, 50 मार दो, 60 मार दो, यही काम हुआ। इसके पीछे सत्ता थी, इसके पीछे थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख लीजिए, हमने उस समय मतलब भूमि बचाना और ये नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सवाल नहीं है इसमें। भूमि तो कौन बचा रहा है? आज तो पूरे बिहार में भूमि सर्वे में भी भूमि जा रही है। भूमि अधिग्रहण भारतमाला में आपका भूमि जा रही है, कॉर्पोरेट के लिए भूमि जा रही है। भूमि बच किसकी रही है? तो वो सवाल ही नहीं था कि भूमि बचाने की लड़ाई नहीं थी। वो आप देखे होंगे, रणवीर सेना बनी उस समय, पर्चा निकाला। अब वो पर्चा भोजपुर में निकाला जा रहा है कि सोवियत यूनियन खत्म हो गई, सोवियत यूनियन में कोई लाल झंडा का नाम लेने वाला नहीं है, तो भोजपुर के गांव में लाल झंडा क्यों रहेगा? अब समझ लीजिए, ये बात बिल्कुल विचार से जुड़ी हुई बात है। कम्युनिस्टों के खिलाफ, गरीब के खिलाफ नफरत से जुड़ी हुई बात है, बहुत महीन है ये, बहुत। उसमें कोई जमीन अमीन का, लेकिन प्रचार कर दिया गया कि जमीन बचाने के लिए, ये किसान को अपनी खेती बचाने के लिए। खेती बचा, किससे बचानी है? खेती कॉर्पोरेट से बचानी है, खेती सरकार से बचानी है। आज तो खेती किसानी बचाओ, ये लड़ाई पूरे देश के किसान लड़ रहे हैं और हम लोग बिल्कुल उस लड़ाई में है। ये बिल्कुल एक बकवास किया गया कि इसके लिए लड़ाई हुई, लेकिन ये कोशिश, मतलब अलग तरह के नैरेटिव गढ़े गए एकदम। तो इसको जनसंहार करके, नेताओं की हत्या करके, टाडा में, पोटा में, जेल में डाल करके किसी तरह पार्टी को रोका जाए। इसीलिए हमने जो देखा, कोई यू टर्न नहीं था, हम लोग आए, और ये ज्यादा कठिन है, ये वो ज्यादा आसान था बॉयकॉट करना। अच्छा, ये ज्यादा कठिन है, ये ज्यादा कठिन है, इसमें ज्यादा लड़ाई है, इसमें आपको रोकने के लिए ज्यादा कोशिशें हो रही है, लेकिन हम लोग फिर भी आगे बढ़े। अच्छा, इसमें रोकने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रणवीर सेना का नाम ले रहे थे आप, तो जो भी नरसंहार हुए बिहार में, तो उसको लेकर अफसोस है कि नहीं, चाहे वो रणवीर सेना के द्वारा हो या किसी अन्य संगठन के द्वारा हो? नहीं, बात तो सही है कि लोग अफसोस तो करना ही चाहिए कि कहीं भी किसी की जान जाए, किसी की जान, बड़ी बड़ी हत्या। लेकिन हमने देखा कि उस दौर में, आप अखबार उठा के देख लीजिए, इस हत्या को जायज ठहराने के लिए कितनी कोशिशें हुई। बड़ा बड़ा इंटरव्यू छपा गया, परमेश्वर सिंह का इंटरव्यू छपा, जिनको हमारे गिरिराज जी गांधी बताते हैं बिहार के। उन्होंने लिखा कि इनको मारना जरूरी है क्योंकि इनके कोख से नक्सली पैदा होते हैं, इन महिलाओं की हत्या जरूरी है। उनके पूरे एक तरीके से, जिस तरीके से बथानी टोला में जनसंहार हुआ, बाद में जो गुजरात में हमने देखा और आज जो देखते हैं मॉब लिंचिंग से लेकर हर जगह, उस हिंसा की एक तरीके से बहुत शुरुआती झलक भोजपुर में देखने को मिली थी। और उसको जस्टिफाई करते हुए कि यहाँ से वो पैदा होते हैं, नक्सली पैदा होते हैं। आज देखिए, आज भी वही भाषा है, ये अर्बन नक्सल है, कभी ये नक्सल है, वो नक्सल है, इनकी हत्या कर दो, मार दो। तो हम तो यही समझते हैं कि ये तो बिल्कुल भाई विचार की लड़ाई, लेकिन विचार की लड़ाई हो, पॉलिटिक्स में नीतियों की लड़ाई हो। हाँ। तो आपने तो पार्टी को उसी तरफ मोड़ा, बिल्कुल, आप वोट की लड़ाई लड़ेंगे, मार करके। लेकिन वोट की लड़ाई में भी हमने आपको बताया ना, वोट की लड़ाई में भी हमको जान की कीमत पर लड़ना पड़ा, जान कीमत चुकानी पड़ रही है आज भी। लेकिन सवर्णों की भी हत्या हुई। अब यार देखिए, इसमें वो भी करे, ये भी एक गलतफहमी है कि ये कोई कास्ट की बात है, कोई कास्ट की बात ही नहीं है। उसी दौर में, रणवीर सेना वाले दौर में, हमारे कॉमरेड विनोद मिश्रा थे, उन्होंने कितनी कोशिश की कि भाई इसमें कोई कास्ट का फैक्टर नहीं है। बिहार में हम लोग सारे लोग सहजानंद सरस्वती को मानते हैं, वो हमारे लिए कोई भूमिहार के प्रतीक नहीं है। आज उनको भूमिहार बना देने की पूरी कोशिश हो रही है कि एक जाति के प्रतीक। कोई जाति के प्रतीक तो थे नहीं, वो तो पूरे बिहार के तमाम खेत मजदूर, किसान उस दौर में जमींदारी के खिलाफ
किसान आंदोलन के इतने बड़े नेता थे। हम लोग उसमें कहीं कोई जाति नहीं देखते हैं, किसी के प्रति कोई संकीर्णता नहीं है। तो सहजानंद सरस्वती हो, कार्यानंद शर्मा हो, जितने उस दौर के नेता रहे हैं जो ऊंची जाति से भी आते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग तो इसी कल्चर के लोग हैं। हमने कितनी कोशिश की कि भाई शांति की बात हो। कोई अगर हाँ कहीं कोई शिकायत हो किसी की ज़मीन के लेकर के, अगर कहीं है कि भाई इस ज़मीन को फलाना ने यहाँ झंडा गाड़ दिया, तो उस पर बात करेंगे। तो इस पे कोई, हम लोग शांति के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन कुछ लोगों को लगा होगा कि नहीं, एकदम मार के ख़त्म कर दो। अच्छा सर, जैसे अभी इन दिनों एक विवाद उठा, हम नाम नहीं किसी का लेंगे, जिसमें कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, आपने गिरिराज सिंह का जिक्र किया कि वो जो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो आदमी अब इस धरा पर नहीं है, जो इस पृथ्वी पर नहीं है, तो क्या उसके बारे में अब इस तरह की बातें? उनके बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन हमने जो सुना, मुझे बड़ा हैरानी हुई। शायद आरजेडी की कोई महिला प्रवक्ता है जी, सारिका पासवान जी, अगर मुझे नाम ठीक से याद है जी। उनको इस तरीके से, मुद्दा ब्रह्मेश्वर सिंह नहीं है, वो तो खत्म हो गया है, मान लीजिए, वो तो ठीक है। अब मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन होगा। अतीत में मूल्यांकन के लिए तो बहुत सारे शब्द होता है। कुछ लोग गांधी से गोडसे को ज्यादा बड़े मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग गोडसे को मानते हैं। तो गोडसे को मानने वाले लोग होंगे, कुछ लोग इस देश में ब्रह्मेश्वर मुखिया को भी मानने वाले लोग होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश आगे निकल चुका है, बढ़ चुका है। लेकिन मेरे लिए बड़ा सवाल है कि आज 2025 में जब हम कहते हैं कि भाई महिलाएं राजनीति में आगे आए, एक महिला प्रवक्ता, अगर मान लीजिए अगर वो महिला प्रवक्ता किसी और जाति से होती, तब क्या उनके बारे में इस तरीके से अपमान किया जाता? नहीं किया जाता शायद। एक अगर सारिका पासवान उनका नाम है, इस तरीके के उनके बारे में बोला गया, अपमानित किया गया, तो मैं समझता कि वो बड़ा मुद्दा है। ब्रह्मेश्वर सिंह कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सारिका पासवान है कि उनके साथ क्या बर्ताव किया गया और क्यों आज बिहार में आज के पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ, यंग जनरेशन है, पॉलिटिक्स में बातें हो, मुद्दों पर बात हो, विचार पर बात हो, नीतियों को लेकर के बहसें हो, ये गाली गलौज, ये इस तरीके से अपमान, मतलब दोनों गलत है। या किसी महिला के साथ किसी महिला का, आप देखिए, जैसे हम देखिए, कोई अगर कोई कहेगा कि गोडसे मुर्दाबाद, हम तो कहेंगे बिल्कुल भाई गांधी के हत्यारा थे, तो कोई गोडसे मुर्दाबाद का नारा देगा, उसके लिए हम किसी को गाली दे देंगे? कुछ तो बातें हैं, कुछ तो कहीं को लाइन तो आपको खींचनी पड़ेगी ना, लाइन खींचनी पड़ेगी। इस देश में अगर आप महात्मा गांधी को मानते हैं और सबसे पहले शुरुआती आतंकवादी हत्या इस देश के आज़ाद होने के बाद गांधी की हत्या हुई, तो निश्चित तौर पर गोडसे को लोग नायक नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगेगा। तो कुछ लोगों के बारे में मुर्दाबाद का नारा लगेगा। अब हमेशा लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी, लेकिन हमें कहते थे कि लग सकता है। लेकिन आज अतीत के मूल्यांकन में आप किसके बारे में जिंदाबाद कहेंगे, किसके बारे में मुर्दाबाद कहेंगे, वो अतीत का मूल्यांकन है। लेकिन आज अगर कोई मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है, इसलिए अगर किसी महिला को, किसी दल के प्रवक्ता को हम जलील कर दे, अपमानित कर दे, उन पर हमला कर दे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ज़्यादा गलती है। ये बड़ा एक तरीके से अन्याय है जो आज के जो लिविंग लोगों के साथ आप कर रहे हैं। खैर, तो हमें लगता है कि बिहार आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल ये सही है कि बिहार आगे बढ़ चुका है। अब उन सब बातों के बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। अच्छा, एक चीज़, चक्का जाम, वोटर रिवीजन वाली जो बात आप जिक्र कर रहे थे, तो क्या लगा, सफल रहा? आप लोग जो बात पहुंचाना चाह रहे थे जमीन तक, अभी तो वो बात पहुंच गई? नहीं, बात पहुंची नहीं है। हमने कल भी कहा कि ये तो अभी अंगराई है, आगे और लड़ाई है। क्योंकि देखिए, लोग इसको, वो जो शब्द है ना, वो बहुत एक तरीके से समझने में लोगों को दिक्कत है। उसमें है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण जी। वो तीनों शब्द मैं समझता हूँ कि उस शब्द से हमको मतलब समझने में दिक्कत हो रही है। स्पेशल आप कह रहे हैं, स्पेशल से ज्यादा सडन है। अच्छा, सडन है ये, सडन, एस फॉर स्पेशल, सडन, एस फॉर सडन, अचानक, नोटबंदी की तरह। इसलिए हमने वोटबंदी लोगों ने कहना शुरू किया कि जैसे मोदी जी 8 नवंबर रात को आते हैं, टीवी पर आते हैं और कहता है 500,000 का नोट बंद, इसी तरह से चुनाव आयोग 24 जून को सर्कुलर जारी करता है कि 25 जून से अभियान चालू, और अभी जो वोटर लिस्ट थी जिसके आधार पर 24 का चुनाव हुआ, ये खत्म। लेकिन फर्क क्या है कि मोदी जी आते हैं, बोलते हैं टीवी पर, पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाता है। चुनाव आयोग का सर्कुलर किसको समझ में आएगा? चुनाव आयोग का सर्कुलर लोग मानते हैं कि रूटीन बात है। तो पहली बात है कि ये स्पेशल नहीं, ये सडन। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इंटेंसिव,
मैं कह रहा हूँ इंटेंसिव नहीं, ये इन्वेसिव है। अच्छा सर्जरी में आप देखेंगे कि इन्वेसिव होता है, जी इन्वेसिव है। हाँ। और जो आप रिवीजन बोल रहे हैं वो रिवीजन नहीं है, वो कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन है। अच्छा रिकंस्ट्रक्शन ये है। संशोधन नहीं कर रहे हैं, हाँ। वो जीरो से नए वोटर लिस्ट का हाँ। बनाया जा रहा है। अच्छा मीडिया रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार के ऐसे कई इलाके हैं, कई ज़िले हैं जहां आबादी ये है और जो आधार बने हैं उसकी संख्या ये है। आबादी अगर 100 है तो वहां पे आधार बन गया भाई, 128। आबादी का हिसाब क्या है? आबादी का हिसाब तो मेरे ख्याल से 2011 का सेंसस है। अभी तो आपके पास सेंसस नहीं है, हाँ अभी सेंसस नहीं, अभी तो होना है। इसीलिए और जी। आधार तो बना है इधर, जी है ना। इसीलिए हमें लगता है कि आधार को लेकर के ये बहस, आधार को लेकर के जो दूसरी बहस खड़ी हुई वो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है कि कल तक आप कह रहे थे कि हर चीज को आधार से जोड़ो, हाँ लिंक बैंक करो, अकाउंट लिंक करो, जी। लिंक करो। हाँ मनरेगा के मजदूर, मजदूरी का पैसा मिलेगा, आधार लिंक आधार होगा लिंक। तब मिलेगा। जी तो कल तक हर चीज को आधार से जोड़ने वाली सरकार अब जो है, जब 98% लोगों के पास शायद आधार है, जब आपको पहचान पत्र की बात है तो आधार अचानक निराधार बन गया। ये आधार अचानक निराधार क्यों बना? अभी 24 के लोकसभा चुनाव में भी आपको दिक्कत नहीं थी क्या? तो इसीलिए सब देखिए बातें बोली जा रही है, बिल्कुल कोई इरादा होगा शायद पीछे। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है, वो आंकड़े हर दिन जारी कर रहे हैं, कह रहे कि हम 50% से ज्यादा लोगों ने इसके लिए इसमें बड़ा झोल है। अच्छा झोल है, बहुत बहुत बड़ा। देखिए चुनाव आयोग ने क्या कहा, पहले चुनाव आयोग का था कि 25 जुलाई तक आपको क्या कहते हैं उसको, गणना प्रपत्र, हाँ भर के जमा कर देना। हिंदी बड़ा कठिन होता है। एन्यूमरेशन फॉर्म, जी एन्यूमरेशन फॉर्म आपको जमा कर देना है। जी। और एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ ही जी आज की एक फोटो, अभी की एक फोटो, और आपको 11 दस्तावेजों में से एक कोई दस्तावेज देना होगा। 11 दस्तावेज भी हैरान करने वाला है। उसमें एक एनआरसी लिखा हुआ है। हम बताइए बिहार में कोई एनआरसी है? नहीं है, कभी नहीं हुआ। असम में एक एनआरसी हमने सुना है, तो बिहार में जो है नहीं उसको आपने लिस्ट में डाल दिया। शुरुआत बिहार से, शुरुआत बिहार से कर रहा है। बिहार में जो डॉक्यूमेंट है ही नहीं उसको आपने लिस्ट में डाला। और जो डॉक्यूमेंट घर घर लोगों के पास है वो लिस्ट से गायब है। तो ये चुनाव आयोग ने कहा था कि आपको 26 जुलाई के अंदर वो फॉर्म फिलअप करना है, फोटो डालनी है, एक दस्तावेज देना है। चुनाव आयोग को जब लग गया कि अगर ये हम करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि 30-40% से ज्यादा हम कर ही नहीं पाएंगे, तब चुनाव आयोग ने एक तरीके से चालाकी की। चालाकी क्या है कि अभी फिलहाल आपको ना फोटो भी डालने की जरूरत नहीं है, अभी कोई डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भर दो। हाँ। फॉर्म भर दो। लेकिन इसमें भी मैं आपको झोल बता रहा हूँ। अच्छा इसमें भी झोल है? इसमें भी झोल है जी। फॉर्म भर के मेरा फॉर्म जमा हो गया, मेरे पास कोई रिकॉर्ड है, कोई पावती रसीद है? नहीं, कोई पावती रसीद, कोई एक्नॉलेजमेंट है? कुछ नहीं है। तो हमारा जमा हो गया, हम पूरा गुड फेथ में जमा कर दिए, कल पता चला कि नहीं भाई आपका तो फॉर्म तो गायब ही, आपका तो फॉर्म जमा ही नहीं हुआ था। पहली बात, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है कि आप जो जमा ले रहे हैं लोगों से, लोगों के पास भी तो कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, जमा किया, हमारा जमा हुआ। नंबर 1 नहीं है। नंबर टू चुनाव आयोग ने भी अभी गणेश कुमार जी ने कहा कि ये मुगालते में मत रहिए, डॉक्यूमेंट आपको देर सवेर जमा करना ही है। अब बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है, अगस्त महीना आपको हम दे देंगे कि उस महीने में जब चारों तरफ से इधर उधर से लोग कंप्लेन करेंगे दावा आपत्ति का जो उसी में आप दे दीजिए। अब इसमें समझिए, उसमें एक छोटे अक्षरों में एक लिखा हुआ है, विज्ञापन को देखिएगा। उस विज्ञापन में लिखा हुआ कि अगर आप 25 जुलाई के अंदर दे सकते हैं तो जमा कर दीजिए, अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो जो लोग अंत तक भी नहीं कर पाएंगे, वो डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं है, उनके बारे में कैसे फैसला होगा? उसमें लिखा गया कि ERO ऑन द बेसिस ऑफ लोकल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय जांच के आधार पर और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ERO फैसला करेगा। तो हमारा तो आकलन है कि पूरे बिहार में करीब इस प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, 2 करोड़ लोग बाहर हो जाएंगे, जमा नहीं कर पाएंगे। बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। तो 2 करोड़ का मतलब औसतन समझिए 243 विधानसभा सीट है, तो 75,000 से 1 लाख एक विधानसभा में इतने लोग डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएंगे। और भला कम ही कर लीजिए, 50,000 कम से कम लोग हैं, 50,000 लोग डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएंगे। तो 50,000 लोगों के बारे में ERO फैसला करेगा कि किनको रखना है, किनको नहीं रखना है। तो
इसमें तो कहीं कोई पारदर्शिता नाम की कोई चीज होगी नहीं। अब ये तो पूरे यारों के विवेक पर है, यारों के डिस्क्रिप्शन पर है, किन को रखना है किन को नहीं रखना है। डीएम ऊपर से जो क्या कहेंगे, कौन आदेश देगा जी। तो ये पूरी तरह से नौकरशाही हावी हो जाएगी और लोग उसमें परेशान हो जाएंगे कि इनका नाम छूटेगा, क्या होगा। इसलिए जो आंकड़े बोले जा रहे हैं, पहली बात कि जो आंकड़े आप कह रहे हैं कि इतना फॉर्म जमा हुआ, आपके पास जमा हुआ जी, और फॉर्म भरने वालों के पास कुछ भी नहीं रहा, हाँ, कोई प्रमाण नहीं उनके है, पास रिकॉर्ड नहीं रहा। कल अगर कह दिया गया कि आपका फॉर्म तो जमा ही नहीं हुआ था साहब, आपका तो फॉर्म दिख नहीं रहा, आपका नाम तो छट गया, कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप लोग कहना चाह रहे हैं कि बड़ा खेला है, इसमें गेम है, ये बड़ा खेला है। हाँ, खेल तो शुरू हुआ है अभी। अच्छा, अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है जी, अभी शुरू हुआ है। इसीलिए हम लोग ने कहा कि खेल जब शुरू हुआ जी, तो हमारे लिए भी सतर्क रहना है। हाँ, हमारी लड़ाई भी शुरू ही हुई है। मतलब ये कि आपकी जो सक्रियता है और राहुल गांधी का आना, मतलब आप लोग महागठबंधन, इंडिया अलायंस इस मसले को नेशनल इशू बनाने की कोशिश। नेशनल इशू इसलिए भी बनेगा क्योंकि एक तो बिहार अपने आप में नेशनल है। अच्छा, नेशनल है बिहार नेशनल है भाई। जी। बिहार तो देखिए, कोई दूसरे स्टेट हो तो उसको आप स्टेट कह सकते हैं, हाँ, बिहार हमेशा से बिहार नेशनल है। नेशनल, बिहार को आप अलग कर ही नहीं सकते जी, कि कोई मुद्दा, क्योंकि बिहार पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे देश में बिहार के मजदूर हैं, पूरे देश के बिहार के छात्र हैं, जी, इसलिए बिहार तो बिल्कुल नेशनल है। वो आज़ादी का आंदोलन के समय से जी, बिहार से ज़्यादा नेशनल मेरे ख्याल से और कोई स्टेट नहीं है। जी, भले शायद बिहार से अभी तक प्रधानमंत्री ना बने हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार सबसे ज़्यादा नेशनल है। मेरा मानना है कि इसमें चुनाव आयोग ने ही, हमें कोई मुद्दा बनाना नहीं है। चुनाव आयोग ने जो किया, क्योंकि इसका कोई उदाहरण नहीं है, आज तक देश में 75 साल से चुनाव है। आप जो संविधान का हवाला दे रहे हैं कि ये फला धारा है, आर्टिकल 326 है, उसने ये कहा है, क्या इससे पहले वो धारा नहीं थी? तो इससे पहले के जो चुनाव आयोग होते थे, चुनाव आयोग नहीं होते थे, जी, वो संविधान के आधार पर नहीं काम करते थे। हम्म। तो अचानक इस चुनाव आयोग ने ऐसा एक काम किया, और इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि देखिए, इसको चुनाव आयोग के खिलाफ हमारा आंदोलन नहीं है, चुनाव आयोग के इस फरमान के खिलाफ आंदोलन है। चुनाव आयोग हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के आधार पर काम करे। लेकिन ये जो सर्कुलर है, लोग तुगलकी फरमान कह रहे हैं, वोटबंदी कह रहे हैं, इस वोटबंदी के खिलाफ हमारा आंदोलन है, नंबर 1। सेकेंडली हम कहेंगे कि इसको ये एनडीए और इंडिया के हिसाब से देखना ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये सबकी बात, ये सबकी बात, सबके लिए है। एक एक वोटर। अभी बिहार में मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक भूमि सर्वे हो रहा था, कौन नहीं परेशान हो रहा था भूमि सर्वे से? सब परेशान हो रहे थे। ये कोई गरीब की बात नहीं थी, जमीन रखने वाले लोगों की बात थी, भूमिहीन की बात नहीं हो रही थी। और उसमें वोट देने वाले, हो सकता है बहुत सारे लोग बीजेपी को वोट देते हो, बहुत सारे लोग नीतीश कुमार को वोट देते हो, लेकिन जब अचानक भूमि सर्वे आया, कागज मांगना शुरू हुआ कि घर परिवार के अंदर जमीन बट गई है, लेकिन उसका कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ, कागज पत्तर नहीं है, सारे लोग परेशान हुए। तो लोगों की परेशानी को वोट के हिसाब से, सीट क्या होगा, किसका वोट बैंक प्रभावित होगा, ये सब देखना बिल्कुल गलत है। लोग परेशान हो रहा है, हाँ। लोग, बिहार परेशान हो रहा है। अच्छा। तो बिहार के लोग, मतदाता और लोगों के पास, गरीब के पास और है क्या, एक वोट के सिवा और क्या है हमारे सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में। तो उस अधिकार, अगर वो अधिकार खतरे में होगा, लोग तो ठीक कह रहे हैं कि आज पहले हमारा वोट जाएगा, वोट के बाद राशन जाएगा, पेंशन जाएगा, एक एक करके सब छीना जाएगा। और ये जो खतरनाक बात चुनाव आयोग ने कह दी कि 2003 में आपका नाम था तो आपको हम नागरिक मान लेंगे, और 3 के बाद अगर आपका नाम चढ़ा है, आपको नागरिकता साबित करनी होगी। तो इस देश में नागरिकता का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। किसी आरटीआई करने वाला ने मोदी जी के नागरिकता का सर्टिफिकेट मांगा, ठीक है, आरटीआई में जवाब आया इस देश में कोई नागरिकता का सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया जाता है। एक पैमाना तो है ना, एक पैमाना है, पैमाना के 1955 में नेहरू जी ने किया था, फिर 1986 में हुआ है। लेकिन अभी तक जो वोटर लिस्ट कैसे बनता था, वोटर लिस्ट बनता था फॉर्म 6 भर करके, कि हम लिख के देते थे, हाँ, कि हम नागरिक, हम इस देश के हैं, 18 साल से ज्यादा है, बस बनना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगा कि नहीं दीपंकर जी जो है बांग्लादेश से आए हुए हैं, आपको लगा कि दीपंकर जी रोहिंग्या है, आपको लगा कि कहीं नेपाल से आए हुए हैं, आप हमको हटाना चाहते हैं, तो आप शिकायत करिए, उसकी कोई जांच होगी। लेकिन आप इसके, हमको लेकर के कोई डाउट है, इसके लिए हर बिहारी को आप, हर माले के, ये माले वाले सब जो है वो बांग्लादेशी होते हैं, माले वाले सब रोहिंग्या होते हैं, तो बहुत गलत होगा ना।
हाँ। तो किसी के बारे में ठोस शिकायत लेकिन हो, सर अगर मान लीजिए बर्दाश्त ऐसे करेंगे। सर ऐसे लोग अगर शामिल हो गए हैं किसी भी माध्यम से या किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशी, तो क्या उनको रिमूव नहीं करना चाहिए? नहीं, वो तो उसके लिए नॉर्मल प्रक्रिया है। उसके लिए ऐसा नहीं कि क्या इसके देश में आप रिमूव नहीं कर रहे थे, रिमूव तो कर रहे थे आप। वोटर लिस्ट में संशोधन तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जी संशोधन होता था, किसी के बारे में कुछ अगर हुआ तो उसकी जांच होती ही थी। तो ये बिल्कुल नहीं है। आप पहली बार बिहार में, इसीलिए हमने कहा कि इन्वेसिव है ये इन्वेसिव है। अभी देखिए मामला क्या बन गया कि प्रवासी मजदूर, जी अब चुनाव आयोग जो कहता है कि भाई आपको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना होगा। जो मजदूर बाहर कमाने के लिए जाता है, शौक से जाता है क्या? यहाँ काम नहीं है, या काम अगर है भी तो मजदूरी बहुत कम है, थोड़ा सा ज़्यादा हम बाहर जा करके कमा सकते हैं, चले गए। जी कोविड ने तो बता दिया ना, कि कोविड ने बता दिया कि जब आपने लॉकडाउन किया, आप थे कहीं सूरत में, थे कहीं मुंबई में, पैदल चल करके पैदल बिहार आए, वो बता दिया ना कहाँ के रहने वाले हैं। वो एकदम मुंबई के रहने वाले नहीं हैं, सूरत के रहने वाले नहीं हैं। अभी चुनाव आयोग जो कह रहा है कि बाहर गए हो कमाने के लिए तो बाहर ही रहो, बाहर ही रहो। अभी बताइए 1 महीने के अंदर आपका BLA आएगा, BLO आएगा 3 बार आपके घर पे, और आप गए हैं कमाने के लिए पंजाब में, आप गए हैं किसी कोई बीमार है एम्स में इलाज कराने के लिए, भेलोर में किसी को लेकर के चले गए, किसी का हार्ट का ऑपरेशन होगा, किसी की किडनी बदलेगी, पूरा का पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है। वो आएगा वहाँ, अभी उस कहाँ से टिकट लेकर के कहाँ से भागते हुए कैसे आएगा, कैसे साबित करेगा? तो इसमें वो सब जो लोग बोल रहे हैं ना कि कोई बाहरी है, घुसपैठी है, ये तो गांव-गांव के लोगों को घुसपैठी बता रहे हैं। कोई मतलब है इसका? और अगर कोई घुसपैठ की भी बात करें, जी इसको भी तो समझ लेना चाहिए। देश की सीमा है, सीमा देखना का काम किसका है? केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार का नहीं है। अमित शाह का काम है। BSF है, BSF का पावर बढ़ा दिया गया 50 किलोमीटर तक। सीमा सिर्फ नहीं, सीमा के इर्द गिर्द 50 किलोमीटर तक BSF का पूरा पावर चलता है, जिसके लिए सर पश्चिम बंगाल में विरोध भी हुआ। तो इसका मतलब अगर कहीं बावजूद इसके अगर कहीं बांग्लादेश से कोई आ रहा है तो इस पर हवा खड़ा करना और इसके लिए लोगों को परेशान करना, ये आपका काम नहीं है। आप सत्ता में बैठे हैं, आपका काम है कि आप बताइए कि इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं आप। जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। पहलगाम में कहां से आतंकवादी आया, मारा, आराम से मार करके कहां चला गया, आपको जवाब देना होगा। कहां से आए थे आप, क्यों नहीं, आपका कोई भी पुलिस क्यों नहीं था? तो सवाल है, ये जवाब देना जिनका काम है वो जवाब देने से भागते हैं, वो सवाल खड़ा करते हैं उल्टे और उल्टे सवाल खड़ा करते हैं। हाँ। और उल्टे सवाल खड़ा करके लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों के आंख में धूल झोंकते हैं। परेशान हो रहा है माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी मजदूर परेशान है। हाँ। आप बात किए जा रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और क्या क्या बोले जा रहे हैं। परेशान हो रही है महिलाएं, शादी के बाद कहां से कहां गई, ससुराल कहां है, वो कहां से पुराना दस्तावेज क्या लेकर लाए, बिल्कुल। तो परेशान हो रहे हैं गांव के गरीब, परेशान हो रहा है वो युवा। तो 2004 के बाद जिनका नाम चढ़ा है वोटर लिस्ट में, उनके पास अगर ड्राइविंग का काम करता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी भी कोई गिनती नहीं है। तो आज जो परेशान हो रहे हैं, अब उनकी परेशानी का जवाब नहीं दे रहे हैं और आप बात किए जा रहे हैं कुछ और बात कीजिए। तो कभी सब्जबाग दिखाएंगे और कभी इसी तरह का हवा खड़ा करें। अच्छा, एक चीज, एक तस्वीर देखी, थोड़ी सी चर्चा, परेशान पप्पू यादव कल दिख रहे थे, कन्हैया कुमार परेशान दिख रहे थे, एकदम से एक बड़ा मुद्दा बन गया, टीवी की बहस में वो चीजें आ गई। ये लोग परेशान तो नहीं दिख रहे थे, हमें लगता है धक्का दे दिया गया। नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप होगा कि वो गाड़ी में, हम लोग तो सोचते थे कि देखिए आमतौर पे किसी पैदल मार्च में गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग पैदल ही चलते हैं। तो यहाँ एक सुरक्षा की बात थी। बिल्कुल। अभी दरभंगा में राहुल जी आए थे तो उसमें हंगामा हो गया था, तो सुरक्षा के नज़र से एक गाड़ी की गई। तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी में कितने लोग रहेंगे, हर पार्टी से 1-2 लोग रहेंगे। हमारी पार्टी से मेरा राज्य सचिव भी नहीं थे, मेरा कोई विधायक नहीं थे, CPI CPM के सिर्फ महासचिव थे। तो हमें लगता है कि ये कोई सवाल नहीं था। तो वहाँ, और हमने पप्पू जी को सुना इस इंटरव्यू में, कह रहे थे कि भाई मेरे नेता वहाँ थे, मैं था कि नहीं था कोई सवाल ही नहीं है। तो इनसे भी कन्हैया जी यही कहेंगे कि राहुल जी वहाँ थे, तो उसके बाद कन्हैया वहाँ थे नहीं थे, कोई सवाल नहीं है। इसको कुछ लोग बेवजह मुद्दा, देखिए मुद्दा ये है कल कि पूरा बिहार बाहर आ गया था, सड़क पर बिहार रहा है कई जगह, बहुत दिनों के बाद। सर कई जगह जबरदस्ती भी हुई।
नहीं नहीं, जबरदस्ती मान लीजिए कहीं रोड ब्लॉकेड है तो कुछ लोगों को कुछ दिक्कत होती है, जी लेकिन पूरा बिहार, कल तो लोग रिपोर्ट किए हमको कि चाय की दुकान तक बंद है, चाय की दुकान तक बंद है, जगह जगह से फोन आ रहा था। और ये कहीं भी इसको देखिए, बिल्कुल हम आपसे कहेंगे इसको पार्टी ये लोग कह रहे थे क्या कि भय से लोगों ने बंद कर दिया कि भाई आरजेडी बंद करा वो रहा भय है। नहीं है, वो भय नहीं है, भाजपा वाले से भय नहीं, लेकिन आरजेडी से भय नहीं, भय चुनाव आयोग से। अच्छा भय है कि संविधान में जो अधिकार था वो चला जाएगा, वो अधिकार चला जाएगा तो आने वाला दिन कैसा होगा, भय वहां है। बंद को लेके कोई भय नहीं था। अच्छा, कोई भय नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो लोग अभी जान रहे हैं, जैसे जैसे लोग जान रहे हैं लोग लड़ेंगे। देखिए बिहार पर हमें भरोसा है, यहाँ भय नहीं, भरोसा है। भरोसे के नाम बिहार है कि कुछ भी होता है। 42 का आंदोलन, 42 का आंदोलन करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने नारा दिया बॉम्बे में बैठ करके, सबको जेल में डाला गया। बिहार ने मुद्दा उठा लिया, हमारे 7 नौजवान यहाँ शहीद हुए, कल भी हम लोग वहीं जाकर सभा कर रहे थे। तो बिहार पकड़ लेता है, बिहार पकड़ लिया। 42 के आंदोलन को, चंपारण के सत्याग्रह को, देश को आज़ादी मिली। 74 का आंदोलन याद करिए, बदलाव के लिए, लोकतंत्र के लिए। उस समय आपातकाल तब नहीं आया था, आपातकाल 75 में आया, लेकिन बिहार को भनक लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ी के खिलाफ बिहार खड़ा हो गया। बिहार ने पकड़ लिया। तो बिहार ने पकड़ लिया है, इस बार फिर पकड़ लिया है। और इधर उधर में नहीं लोग भटकने वाले हैं। वो कुछ भी समझा दीजिए, बिहार लड़ेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, और उस संविधान में जो सबसे बुनियादी अधिकार है नागरिक के लिए मताधिकार। लोग लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। बिल्कुल, बिहार लड़ता है तो बिहार जीतता है। अच्छा, आप भरोसे की बात कर रहे थे, तो भरोसा है कि भाकपा माले को 40-45 सीटें मिल जाएंगी अभी महागठबंधन में? नहीं, चुनाव है। नहीं, हमने जो कहा है, देखिए हमने कहा कि हम 40-45 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, जम के तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए सीट तो आप लोगों ने तो लिस्ट सौंप दी है ना? लिस्ट भी हमने दिया है, लिस्ट भी हमने दिया है। अच्छा, प्रत्याशियों के नाम भी दे दिए कि हाँ यहाँ से हमारे ये होता है। प्रत्याशी तो देखिए वो पार्टी से तय होती है, प्रत्याशी के नाम हम नहीं दिए। हमें लगता है कि हमने जिस आधार पर दिया है कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि हम 19 सीट लड़े थे और सिर्फ 12 जिलों से लड़े थे, 12 जिलों से लड़े थे। बिहार में जिले हैं 38 और माले कम से कम 25 जिले में। मजबूत संगठन है, मजबूत आंदोलन है। और पिछले चुनाव में हमने देखा कि फर्क पड़ता है, माले के उम्मीदवार हो तो उसमें न सिर्फ उस सीट पर फर्क पड़ता है, अगल बगल के सीटों पर भी प्रभावित होती है। गरीबों का बड़ा समर्थन आपको मिलता है, दलितों का समर्थन मिलता है। आपको लड़ना है जीतन राम मांझी जी से। गया में हमारे एक भी उम्मीदवार नहीं थे, हमारे उम्मीदवार जहानाबाद में थे, हमारे उम्मीदवार अरवल में थे, अरवल जहानाबाद हम लोग बचा लिया, लेकिन गया में माले के एक भी उम्मीदवार नहीं है। अब देखेंगे जीतन राम मांझी जी वहाँ चला रहे हैं। तो बिहार में बहुत सारे जिले हैं, नालंदा है, गया है, औरंगाबाद है, नवादा है, दरभंगा है, मधुबनी है, बहुत सारे जिले हैं जहाँ से हम लोग एक भी सीट, पूर्णिया है, एक भी सीट से चुनाव नहीं लड़े। तो अगर माले ज़्यादा जिलों से माले के उम्मीदवार हो तो ये सबसे ज़्यादा मदद इससे इंडिया गठबंधन को मिलेगी, एक बेहतर प्रदर्शन होगा और निर्णायक बहुमत हम लोगों को मिलेगा। तो बाकी सीटों की संख्या बातचीत होगी। तो उम्मीद है कि इस बार दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया में अपने प्रत्याशी आप उतार पाएंगे? हम उम्मीद तो जरूर करेंगे कि भाई इस पर बुरी बात होगी। तमाम मतलब ग्रीन सिग्नल लग रहा है। अभी कोई सिग्नल के, अभी तो रेड सिग्नल तो चुनाव आयोग ने दे दिया। अच्छा अभी जो सिग्नल आ गया ना चुनाव आयोग का, अभी तो उस सिग्नल से हम लोग परेशान लड़ रहे हैं। ये जो सिग्नल है ये पैरेलली सिग्नल की जब बात कर रहे हैं तो कई गाड़ी साथ साथ चलती है, और वो सिग्नल के जो आदमी है उनको देखना है कि कब किस गाड़ी को छोड़ना है, किस गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो अभी हम लोग चुनाव आयोग से उस काला फरमान से, तुगलकी फरमान से निपट रहे हैं। आज हमारे ऑफिस में अभी बात हो रही है, मैनिफेस्टो सब कमेटी बैठी हुई है, माले के ही ऑफिस में मीटिंग चल रही है, मैनिफेस्टो भी बन रहा है, सीटों को लेकर के बातें भी हो रही है, पूरी तैयारी चल रही है। और हमें बिल्कुल भरोसा है बिहार पर कि बिहार इस मोड़ पर जहाँ है, 20 साल से नीतीश जी बोले जा रहे हैं, आज पूरा अपराधियों का राज कायम हो गया। जंगल राज अतीत की याद दिलाते हैं, आज महाजंगल राज में बिहार फंसा हुआ है। तो वो जंगल राज था, ये महाजंगल राज। अरे हम तो देखिए हमारे लिए कोई हम तो कह रहे कानून का राज होना चाहिए, कानून का राज अगर ना हो तो गड़बड़ है। तो लेकिन जंगल और उनकी परिभाषा है। तो वो समझते हैं कि वो जंगल राज था, वो अगर जंगल था ये महाजंगल है। वो अगर घोटाला था तो आज तो सारे लोग मानते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है,
चरम पर है। कुछ लोग कहते हैं कि वही शिष्टाचार है बिहार में। तो आपने भ्रष्टाचार विरोधी बात करते करते बिहार को पूरे भ्रष्टाचार में, जो पुल अभी गुजरात में भी, बड़ौदा में भी पुल टूटा है। आपको डबल इंजन की सरकार को समझना है तो आप देख लीजिए, पुल पर नजर रखिए। पुल अगर टूट रहे हैं कहीं तो एकदम साफ जानिए, मोदी जी जाकर के बंगाल में बोले थे एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड। हाँ। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड सबसे ज्यादा गुजरात में, एक्ट ऑफ फ्रॉड सबसे ज्यादा आपके बिहार में हो रहे हैं। डबल इंजन की सबसे बुनियादी पहचान है कि पुल टूट रहे हैं, पुल टूट तो रहे हैं। ये बोलते बोलते आप नारा अच्छे दिए थे, लेकिन आज बिहार में सबसे ज्यादा गड्ढे में बिहार को कर दिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा बताइए, मुजफ्फरपुर में दलित लड़की से बलात्कार होता है, इलाज भी मुजफ्फरपुर में नहीं हो पाता है। आप उनको पटना भेजते हैं, पीएमसीएच में एक बेड नहीं मिल पाता है, तड़प तड़प करके ही मर जाती है। तो अब रहा क्या, रहा कहाँ? मैंने ना तो दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई ना, दोषी हम करेंगे, इस दोषी का क्या कार्रवाई होगी? जो उनको मुजफ्फरपुर में इलाज क्यों नहीं हुआ, ये भी तो है। पटना में पीएमसीएच में नहीं क्यों मिला? मंगल पांडे जी जवाब देंगे। दोषी तो सिर्फ इतना नहीं है ना कि कोई बलात्कार करने वाला, बलात्कारियों पर भी कार्रवाई नहीं होती, ज़्यादातर तो कोई बच जाते हैं, कुछ नहीं कार्रवाई होती है। तो हमें लगता है कि ना सरकार की संवेदना है, ना सरकार की कोई क्षमता है इसमें। तो एक तरह से फ्लॉप, डबल इंजन की सरकार। हमने कहा कि देखिए, अहमदाबाद हवाई हादसे के बाद जब जब लोग डबल इंजन कहते हैं ना, मुझे बड़ा डर लगता है। डर लगता है कि डबल इंजन, देखिए वहाँ क्या हुआ, पता चला कि डबल इंजन फेलियर, दोनों इंजन फेल। तब क्या होता है कि हवाई जहाज उड़ने के साथ साथ नीचे गिरता है, जहाज के अंदर जो थे वो भी सब मर जाते हैं, और वो डॉक्टर जो खाना खा रहे थे अपने मेज पे बैठ करके, उनके किसी ने कभी सोचा नहीं उनके छत पर कहीं जहाज गिर जाएगा, वो भी मर जाते हैं। तो ये डबल इंजन फेलियर अगर हो, तो आज तो डबल इंजन फेलियर बिहार झेल रहा है। अच्छा सर, जो महागठबंधन है इंडिया अलायंस, उसमें वाम दल हो गए, आरजेडी है, कांग्रेस है, मुकेश सहनी है आपके साथ, तो कभी लगता है विचारधारा की टकराहट हो गई हो? नहीं, देखिए इसलिए हमको नहीं लगता है। विचारधारा तो व्यापक है, हाँ, चूंकि अलग अलग दल है, अलग अलग दल है, लेकिन आज का जो दौर है, आज के दौर में जो हमें संविधान की रक्षा करने की और एक तरीके से जो आज़ादी से संविधान मिला था, तो आज़ादी से हमको जो राष्ट्रवाद मिला था, वो राष्ट्रवाद आज वाला राष्ट्रवाद नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बना देना। वो हिंदू राष्ट्रवाद नहीं था, वो भारत का राष्ट्रवाद था। और भारत में वो राष्ट्रवाद था जो अजीमुल्लाह खान ने लिखा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका, तमिलनाडु से लेकर के, तमिलनाडु में आप हिंदी थोप देंगे, वहाँ जा कर के कुछ थोप देंगे। ये थोपने वाला राष्ट्रवाद नहीं था, वो दिल से निकलने वाला राष्ट्रवाद था, जहाँ सारे लोग देश की आज़ादी के लिए, एक आधुनिक हिंदुस्तान बनाने के लिए राष्ट्रवादी बने थे। मतलब भारत राष्ट्रवाद ये तो है ना, बिल्कुल हम इसको मानते हैं ना, भारत का हाँ। तो हम कह रहे हैं भारत मतलब भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो संविधान कहता है। और जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वो है राष्ट्रवाद। कुछ लोग बैठ करके ठेकेदार बन जाएंगे राष्ट्रवाद के, धर्म के ठेकेदार, राष्ट्रवाद के ठेकेदार तय कर देगा कि ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है, ये बोलो, है ना, ये नारा लगाओ तब तुम राष्ट्रवादी हो, और नहीं लगाओगे तो तुमको हम देख लेंगे। ये राष्ट्रवाद नहीं है। तो आज लड़ाई इसके साथ है, और तब जा करके हमें लगता है कि आज़ादी के आंदोलन में जितनी धाराएं थी, गांधी भी थे, भगत सिंह भी थे, सुभाष बोस भी थे, अंबेडकर भी थे। तो आज़ादी के आंदोलन की सभी धाराएं आज आज़ादी की रक्षा, आज़ादी से निकला हुआ संविधान, उसकी रक्षा के लिए, आधुनिक हिंदुस्तान के लिए आज हम लड़ रहे हैं। उस समय अंग्रेजों से लड़ाई थी, आज अमेरिका से लड़ाई है। अच्छा, ये जो महागठबंधन पे जो कि सवाल हो रहा था, तो जो सीएम फेज को लेके है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, तेजस्वी है ना? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। तो कांग्रेस के नेता खुलकर क्यों नहीं कहते? आप लोग तो कहते हैं। नहीं, औपचारिक उसमें कोई बात नहीं है। हमें लगता है कि कोई भी औपचारिक ऐलान हो सकता है, लोगों को लग रहा है कि अभी समय नहीं आया, करेंगे। तो हमने देखिए दोनों बातें कही। तेजस्वी के नाम को लेकर के औपचारिक घोषणा अगर न भी हो, तब भी बिहार को कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एनडीए में लाखों कह दे कि नीतीश कुमार ही हमारे चेहरे हैं, सबको पता है कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं है। नहीं, ये कैसे कहेंगे? नीतीश कुमार को सामने रखा जा रहा है। अच्छा, पीछे से कुछ खेल चल रहा है, ऑलरेडी खेल चल रहा है। जेडीयू पार्टी अभी पुरानी जेडीयू पार्टी नहीं है, तो खेल तो चल रहा है। इसीलिए आप देख लीजिए कि ओडिशा में जब चुनाव हो रहा था, मोदी जी हर भाषण में कहते थे कि नवीन बाबू की सेहत को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ,
नवीन बाबू की सेहत जो है वहाँ चुनाव का एजेंडा बना हुआ था। यहाँ पिछले 1.5 साल से पूरा बिहार चिंतित है कि नीतीश जी को क्या हुआ है। लेकिन मोदी तो बिहार आते हैं तो यह कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हाँ, हैं। बिल्कुल। इसीलिए दाल में काला तो इसीलिए है, या लोग कहते हैं कि पूरी दाल ही जो है काली है। हाँ। कि वो नीतीश जी अब तो कब किस मीटिंग में क्या बोल देंगे, कब क्या करेंगे, पिछले 1.5 साल से ऐसा लग रहा है कोई मामला तो है। अब उनको चाहे विश्राम चाहिए, चाहे इलाज चाहिए। नीतीश जी जैसे एक इतने पुराने अनुभवी नेता जो बहुत संयमित, बहुत संतुलित, बॉडी लैंग्वेज, मुंह की भाषा, सब कुछ, तो अब उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो कोई अगर बात नहीं हो रही है, आज ही तो लोगों को लगता नहीं है कि नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। सरकार पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रही है, कौन चला रहा है। नहीं, ये तो आप लोग कह रहे हैं, एनडीए के लोग तो कह रहे हैं एकदम धक्का-धक सरकार चल रही है। ठीक है, धक्का-धक कह देना। एक कोई खेमका जी की हत्या हुई, वो भी धक्का-धक है। और मारने वाला कोई किसी को अचानक बोल दिया गया कि एनकाउंटर में मार दिया, वो भी धक्का-धक है। मतलब आप उस एनकाउंटर पे सवाल है आपका? बिल्कुल। हम कह रहे भाई कोई भी एनकाउंटर कोई तरीका हुआ, एनकाउंटर कोई तरीका हुआ, ये कोई कानून में लिखा हुआ है कि एनकाउंटर से मार दो। हो सकता है जिसको आप मार दिए, हो सकता है अगर उसकी जांच होती, उसके बात होती, वो और 10 लोगों का नाम बताता, कुछ करता, पता चलता। वो सब एनकाउंटर तो अक्सर ये मार दिया जाता है इसीलिए ताकि बात खत्म कर दो, उसका इस्तेमाल हो गया है, उस अपराधियों से जो काम लेना था काम हम लोगों ने ले लिया है, अब उसको मार दो। यूज एंड थ्रो। लेकिन अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे, यूज एंड थ्रो नहीं होना चाहिए। अपराधी के साथ भी ये जो आप बोल रहे हैं, अब पुलिस है तो कोई पुलिस पर गोली चला रहे ऐसे कोई मामला नहीं है। वो ज़्यादातर ठंडे दिमाग से एक तरह से कोल्ड ब्लडेड एनकाउंटर होता है। जो मॉडल चल रहा है आपके आज उत्तर प्रदेश में, वो मॉडल बिहार में लाया जा रहा है। यही मॉडल गुजरात में भी चला है। ज़्यादातर जो मतलब योगी आदित्यनाथ का नकल कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो कर नहीं रहे हैं, जो नीतीश कुमार के पीछे जो लोग हैं उनके कंधे पे जो बंदूक रखी हुई है वो कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे हैं, ट्रायल दे रहे हैं। बिहार को ट्रायल चल रहा है अभी। अच्छा, बिहार में ट्रायल है। अच्छा, महागठबंधन की जो विचारधारा है वह अस्पष्ट दिखती है और ऐसा लगता है कि सिर्फ मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ है। मोदी जी नहीं है मामला, संविधान है मामला, लोकतंत्र मामला है। आज़ादी से जो आधुनिक हिंदुस्तान, उसका जो हम लोगों को एक मिला, वो जो जिम्मेदारी मिली, वो है सवाल है। मोदी जी तो अपने कारणों से जो नीति लिए हैं, सब कुछ, जैसे कल मजदूर हड़ताल पे क्यों थे? हड़ताल पे इसलिए थे कि अब हर चीज़ को बेच रहे हैं, अदानी को, अंबानी को दे रहे हैं। मजदूरों के लिए जो मजदूरों को गुलाम बना रहे हैं। किसान क्यों परेशान है? किसान तो मोदी हटाओ से नहीं, किसान तो अपनी ज़मीन बचाने के लिए शुरू किए। तो यहाँ से लोग पहुँच रहे हैं कि भाई मोदी जी जो है वो किसान के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। उनकी नीतियाँ, वो मजदूर अग्निवीर परेशान है, नौजवान दौड़ लगाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, वो भी 4 साल के लिए भर्ती होकर के फिर लौट के घर आ जाना है। तो लोग फिर परेशान सर, फिर भी लंबी लाइन लगती है उस बहाली के लिए। क्या लगेगी? बेरोजगारी इस कदर है, आपको कुछ भी मिले तो आप तो करेंगे ना इसके लिए। आप तो मरना पसंद नहीं ना करेंगे, आप तो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेंगे। इसका मतलब तो ये नहीं है कि कुछ भी आपको आपके ऊपर गुलामी थोपी जाए और आपको लगेगा कि आप कह देंगे नहीं है मुझे गुलामी बड़ा पसंद है। गुलामी किसी को पसंद नहीं है, गरीबी किसी को पसंद नहीं है। अगर आपको थोप दिया जाएगा, मजबूर कर दिया जाएगा कि रहना है तो ऐसे ही रहो, नहीं तो मार देंगे, तो कभी कभी लोग समझौता कर लेते हैं जिंदा रहने के लिए, ताकि हम कल लड़े, कल बेहतर बने स्थिति। बिल्कुल। अच्छा, जो इंडिया अलायंस है उसमें कांग्रेस है, फिर आरजेडी है, मतलब क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है। तो ऐसा लगता है कि वाम दल की आवाज़ दब जाती है? नहीं, हमें नहीं लगता है। देखिए, लोगों को समझ में बात आती है तो अलग अलग दल है। जैसे कांग्रेस तो क्षेत्रीय दल नहीं है, कांग्रेस इसीलिए है बिहार में संगठन कमज़ोर है कांग्रेस का आज, लेकिन फिर भी कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक दल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को फिर से री एनर्जाइज करने के लिए, उसमें जान भरने के लिए, जोश भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो राहुल जी का प्रयास लग रहा है कि सफल हो रहा है बिहार में? बिहार में क्या पूरे देश को क्या महसूस दिख तो रहा है आपको? देखिए ना, कांग्रेस का आंकड़ा ही बता देगा। 40 सीट पिछले चुनाव में लोग 19 में हो गया था, वहाँ से 100 तक पहुँचे हैं, तो बिल्कुल हुआ है। तो हमें लगता है कि बिहार में भी मेहनत कोई भी करे तो मेहनत से तो कुछ निकलता है। भारत जोड़ो यात्रा सफल यात्रा रही है, उससे एक उम्मीद जगी है। तो हमें लगता है अलग अलग पार्टी हैं और सबकी इसमें अलग अलग एक तरीके से प्रासंगिकता है। माले को भी लोगों को पता है, माले इसमें अगर बिहार में आप गरीबों की बात करें
तो माले के बगैर आप बहुत गरीब की बात ठीक से नहीं कर सकते हैं। बिहार में अगर आप उसूल की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, किसी तरह के दबंगई के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा लड़ने भिड़ने वाली पार्टी माले हैं। तो सभी पार्टी के अपने अपनी खूबी है, खूबियाँ जी, बिल्कुल। सब पार्टियों की अपनी पहचान है और सबको एक को दूसरे की जरूरत है। सबको जब एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है तभी कोई गठबंधन बनता है और तभी कोई गठबंधन ठीक से चलता है। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में बिहार में सबको, हमें पता है कांग्रेस क्यों ज़रूरी है, कांग्रेस को पता है माले क्यों ज़रूरी है, आरजेडी को पता है माले क्यों ज़रूरी है, हमें भी पता है कि आरजेडी क्यों ज़रूरी है, तब जाकर के गठबंधन जी। अच्छा, गठबंधन, महागठबंधन में से जब नीतीश कुमार निकल गए, एनडीए में लौट गए, तो उस समय जैसे लग रहा था कि महागठबंधन के दलों का विश्वास डगमगा गया है। ये हम लोगों को लग रहा था, मीडिया के लोगों को लग रहा था, या आप लोग को भी ऐसा लगा? विश्वास नहीं डगमगाया, लेकिन एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो होता है, क्योंकि नीतीश जी जब हमारे साथ आ गए थे, जो बात आज नीतीश जी, मोदी जी के हर सभा में लगभग कान पकड़ते हुए जो बात हर बात कहते हैं कि हमसे और ये गलती नहीं होगी, वही बात वो हम लोगों के साथ कर रहे थे। हमारे सामने कान पकड़ कर उस अंदाज में नहीं कर रहे थे। आप लोगों के साथ तो तेजस्वी यादव का हमेशा पीठ ठोकते थे। नहीं तो मेरे बात यही हंसते हुए करते थे कि अभी आप हम अपने नीतीश जी ने कितनी बार कहा हमारे दफ्तर में आकर के कि कम्युनिस्टों के दफ्तर में आता है कि लगता है कि अपने घर में आए हैं, आप लोगों से मिल करके लगता है कि अपने घर में आए हैं, तो बोल रहे थे। हम लोगों ने भी मना कि ठीक है, शायद इधर उधर करते करते थक भी गए होंगे, अभी इस उम्र में आकर के और कितना इधर उधर करेंगे, और कितना इधर उधर करेंगे। ये हमको पता नहीं था कि जीने की ये कला है, जीने की कला है कि अंतिम दंग तक कोई इधर उधर करते रहेंगे। तो ये जब नीतीश जी जब आए, इंडिया गठबंधन की जो शुरुआती बैठक पटना में हुई, नीतीश जी उसके पूरे मेहमान नवाजी कर रहे थे, तो अब उसके बाद जब अचानक अब चले जाते हैं तो विश्वास नहीं डगमगाता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक कन्फ्यूजन बनता है। आप कह रहे हैं अचानक चले जाते हैं, कह रहे हैं कि हमको मजबूर किया गया, वहां से धकेल दिया गया कि आप जाइए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। नहीं, राहुल गांधी दूल्हा बनेंगे, लालू जी ने कहा था, और हम लोग बाराती। नहीं, वो तो नीतीश जी अभी अगर सोच रहे होंगे ना, किसी को अगर देखिए नीतीश जी को लगता होगा कि हम गड़बड़ किए, गड़बड़ किए हैं, अगर उस समय उस सब चक्कर में नहीं किए होते तो कौन जानता है आज नीतीश जी प्रधानमंत्री होते देश के। आप कह भी रहे थे कि बिहार से कोई पीएम नहीं बना है, तो कौन जानता है। नीतीश जी अगर 240 बीजेपी पहुंची, बीजेपी 200 तक रह जाती, और बीजेपी 200 तक रह जाती तो इंडिया की सरकार बनती, तो हो सकता है उस समय नीतीश जी का नंबर आता, जैसे देवेगौड़ा जी का नंबर आया था। लेकिन आप लोग को नहीं लगता, या लालू जी को यह नहीं कहना चाहिए कि नहीं लालू जी आपने गलती कर दी, उस समय इस तरह का हास्य व्यंग नहीं करना चाहिए? अब ये देखिए, इससे नहीं होता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई सेंटिमेंट में आकर के इधर उधर नहीं करते। नीतीश जी सर्वाइवर है, द ग्रेट सर्वाइवर, वो डर गए थे। और दूसरी बात है कि उनको घेर लिया है, बीजेपी ने अंदर से घेर लिया है। उनके अगल बगल दाएं बाएं जो नेता सब हैं, वो सारे लोग बीजेपी माइंडेड हो गए हैं, बीजेपी पर निर्भर हैं। उन लोगों ने डरा दिया कि नीतीश जी अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, आप अभी जल्दी भागिए नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। उनको पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में उस अयोध्या से, वहाँ से अवधेश प्रसाद जी जनरल सीट से दलित नेता जीत कर जाने वाले, उनको पता नहीं था। वो जान बचाने के लिए डर के मारे भागे, और अभी पछता रहे होंगे, शायद पछता रहे होंगे नीतीश जी कम से कम। अच्छा, आपकी पार्टी जो है जन आंदोलन की बात करती है, पर महागठबंधन के जो ज़्यादातर दल हैं वह जो है जनहित के मुद्दों पर बात करते हैं, चुप रहते हैं। तो नहीं लगता कि ये विरोधाभास भी होता होगा? अभी तो देखिए ना, सारे लोग, हम लोग कल आंदोलन में थे। अब सबसे बड़ा जनहित का मुद्दा इस समय मताधिकार की रक्षा, तो लोग आ रहे हैं सड़क पर, सबको आना पड़ रहा है। इस दौर की यही खूबी है, इस दौर की ये खूबी है कि बंद कमरे में ये दौर के पॉलिटिक्स नहीं चल सकता है। सबको सड़क पे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, ठीक जैसे आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा था। बिल्कुल आज़ादी के आंदोलन से मिली आज़ादी, आज़ादी से मिला संविधान, लोकतंत्र, इसकी रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। ये दौर आंदोलन का ही दौर है, और इसीलिए हमें लगता है कि महागठबंधन में जो भी दल है, सारे लोग आंदोलन में धीरे धीरे आएंगे और सब लोग एक साथ मिलेंगे आंदोलन। लेकिन महागठबंधन जातीय समीकरणों में ही लगता है कि उलझा हुआ है। नहीं, तो जातीय समीकरण, देखिए हम लोग बिहार है तो सब लोग जाति की बात करते हैं, लेकिन जातीय समीकरण के बारे में मैं एक ही बात समझता हूँ कि ये कोई फ्रीज में रखा हुआ फ्रोजन समीकरण नहीं है
जातीय समीकरण बदलता रहता है। जी जातियाँ जो है वो बदलती रहती है, आज यहाँ है कल वहाँ है, क्योंकि लोग, ये कोई जिंदा चीज़ है, कोई मुर्दा चीज़ नहीं है कि कहीं किसी ग्रंथ में लिख दिया गया और इसी तरह से है। तो लोगों के ज़िंदगी का जो अनुभव है, बेरोज़गारी है, गरीबी है, अभी वोटर लिस्ट में जब नाम हटेगा तो कोई जाति देखेगा, कोई जाति देखेगा इसमें कि भाई नहीं, सारे वर्ग सारे जातियों के लोग इसमें आएंगे। तब बिल्कुल, तब वोट बचाने के लिए लोग आएंगे, तो ये समीकरण टूट जाएंगे। समीकरण, मैं यही कह रहा हूँ कि समीकरण जो बनते हैं, आपको लग रहा है कि वो समीकरण है, वो टेम्पररी चीज़ है, वो टेम्पररी आज है, कल बदल जाएगा, कल बिल्कुल बदल जाएगा। अच्छा, भाजपा जो नैरेटिव गढ़ रही है या गढ़ चुकी है, तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन के नेता प्रतिक्रिया तो दे देते हैं लेकिन काट नहीं खोज पा रहे हैं। बिल्कुल है, भाजपा के पास ऐसा मान लीजिए सत्ता है, पूरा प्रचार तंत्र है, और इसीलिए तर्क का कोई जवाब ही नहीं देते हैं, किसी सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं जी। काट तो हम ही लोग काटते हैं। अब है कि वहाँ सत्ता है, वहाँ पैसा है, वहाँ पूरे टोटल तंत्र है, उसके बल पर उनको लगता है कि झूठ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, 1000 बार बोलो तो वही सच हो जाएगा, लोग मान लेंगे, लेकिन होगा नहीं। कट है, बिल्कुल कट है। हम लोग जिन सवालों को लेके कर रहे हैं, लोग कह रहे थे लोकसभा के चुनाव में, अरे संविधान कोई मुद्दा होता है, संविधान को लेकर के कौन सोचता है, लेकिन चुनाव ने बताया आपको, बताया संविधान मुद्दा है। तो हमें लगता है कि हम जिन मुद्दों को लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में, वो बहुत ज़रूरी सवाल है आज के दौर के, और उन सवालों पर भाजपा कटघरे में है, उसके पास जवाब नहीं है, वो इसीलिए इधर उधर की बात करते हैं, और सवाल हम ही लोग उठा रहे हैं, और लोगों के लिए ज़रूरी बातें भी, जैसे हम चुनाव में भी हम लोग लोगों के लिए ज़रूरी बात लेकर के आएंगे। 400 रुपया पेंशन मिलता था, हम लोग लड़ते रहे, अब अचानक चुनाव से पहले 1100 रुपया करके बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, कि बड़ी बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, 1500 रुपये से शुरू करेंगे, पेंशन 1500 रुपये से शुरू होगा, और महंगाई के साथ साथ पेंशन भी बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, तो इसीलिए हमें लगता है। लेकिन मुद्दा छीन लिए नीतीश जी आप लोगों से। नहीं, कोई नहीं छीना, कुछ नहीं छीना। अब जैसे इनको युवा आयोग वाला कोई छीना नहीं, डोमिसाइल वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों को जैसे आप कोई कह रहा है कि भाई मोदी जी ने अचानक कह दिया कि हम कास्ट की गिनती कराएंगे, कल तक बोल रहे थे कि जो करे जात की बात उसको कसकर मारो लात, ये कहने वाले अचानक अभी पहलगाम के बाद आकर के बोले कि हम कास्ट की गिनती कराएंगे। तो क्या उससे आपको लग रहा है कि मुद्दा छीन लिए? मुद्दा नहीं, बिल्कुल छीने। मुद्दा तो क्या है बिहार के लिए कि गिनती तो हम लोग कर चुके हैं जनाब, गिनती बिहार में हो चुकी है। गिनती के बाद जो तय हुआ 65 पर, लेकिन सवाल है बहुत, 65% आरक्षण। सवाल वहां नहीं है, सवाल यहाँ पर है कि बिहार ने सर्वसम्मति से पूरे विधानसभा में सभी दल के सहमति से प्रस्ताव पारित किया 65% आरक्षण। वो 65% आरक्षण हमें कब मिलेगा? वो उसके लिए जरूरी है कि आरक्षण के मुद्दे को 9th शेड्यूल में संविधान में डालो। तो गिनती करा देंगे ये कहने से कुछ नहीं होगा। 65% की गारंटी करो, 9th शेड्यूल में डालो, ये जो 50% की सीमा तय कर रखी है उस सीमा को तोड़ो, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण ले आओ, ये बातें हैं। तो हमें लगता है कि बिहार में एजेंडा जो आ चुका है, ये सब थोड़ा थोड़ा बोल देने से कुछ नहीं अब होने वाला है, लोग पूरे उसके लिए लड़ेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे, तो लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिलनी चाहिए वह सफलता आप लोगों को नहीं मिली, तो बहुत कुछ सीखे होंगे उससे, उन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे विधानसभा चुनाव में? हाँ बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे कि सफलता कुछ तो मिली। हाँ मिली, लेकिन जितनी आशा थी 19 के, हाँ वही हमने देखा कि उत्तर बिहार में हम लोग 2020 के विधानसभा में भी उत्तर बिहार में कमज़ोर रहे, 2024 के लोकसभा में भी उत्तर बिहार में कमज़ोर रहे। हाँ। उत्तर बिहार में और बेहतर तालमेल चाहिए और बेहतर ढंग से सीटों को लेके करना चाहिए। दूसरा है कि पूरे बिहार में जो इस बार जैसे लोकसभा चुनाव में भी एन वक्त पर जाकर के तालमेल हुआ, इस बार हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि ढंग से पहले से बात हो, पूरी तैयारी व्यवस्थित ढंग से इस बार चल रही है। चलिए, अच्छा, एक चर्चा है कि तेजस्वी उत्तर बिहार में मजबूत करने के लिए, मतलब खास करके मिथिलांचल का जो इलाका है, कोसी सीमांचल का जो इलाका है, तो उसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी मिथिलांचल से चुनाव लड़े तो बेहतर हो सकता है परिणाम। तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? हम देखिए, हम दूसरों को सजेस्ट नहीं करते हैं,
हम जो ये सब सजेशन देने वाले लोग नहीं हैं। जो ज़रूरी है हाँ। अपने लिए जो ज़रूरी है उसको करते रहते जी। हैं। अब बाकी लोगों से उम्मीद रहती है कि सब लोग समझदार लोग हैं, जो ज़रूरी है वो करेंगे। जी। अच्छा, महागठबंधन जो है बीजेपी के हिंदुत्व और सांस्कृतिक आधारित जो रणनीति है इसको कैसे टक्कर देगा? ये बड़ी चुनौती होगी फिर विधानसभा में। नहीं, विधानसभा में क्या बड़ी चुनौती है? देखिए बीजेपी का, पहली बात हमने कहा, लोग कह रहे बीजेपी का राष्ट्रवाद। सबसे पहले जी। हमने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद जो है वो दरअसल राष्ट्रवाद विरोध है, वो एंटी नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी के पास। नंबर 1, जी। क्योंकि आप आज़ादी के आंदोलन में भी नहीं थे जी। और आज भी अब अमेरिका के सामने गिरवे रख रहे हैं सबको, सरेंडर करने वाले। तो सरेंडरिज्म वो नेशनलिज्म नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप हिंदू की भी बात करें तो ये आजकल लोग बोलने लगे हैं कि भाई हिंदू धर्म एक बड़ा उदार धर्म है। उसमें हम रामकृष्ण मिशन से पढ़े हैं, वहाँ हम लोगों को शुरू से पढ़ाया जाता था रामकृष्ण के विचार, जातो मात ततो पात, जो जिनको जो अच्छा लगे। रामकृष्ण देव एक ऐसे थे जिन्होंने प्रैक्टिस किया। हिंदू तो थे ही, मंदिर के पुजारी थे, ईसाई भी बने, ईसाई धर्म को भी प्रैक्टिस किया, ऐसे सिर्फ पढ़ा नहीं। मुस्लिम भी बने, इस्लाम को भी प्रैक्टिस किया, और सब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने कहा कि सब अलग अलग रास्ते हैं, पहुंचना एक ही जगह पर है, जिनको जो अच्छा लगे वो सब लोग मिलकर चला जाए। तो ये है हिंदू धर्म, ठीक है। इसमें कहीं कोई कट्टरता के लिए जगह नहीं है। तो ये जो कट्टरता थोपने की कोशिश हो रही है, हमें लगता है कि लोग, अब बंगाल में दुर्गा पूजा है, उसको आप गुजरात के नवरात्रि बना देंगे, सबको आप शाकाहारी बना देंगे, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये करो वो करो, ये शुरू कर देंगे। धर्म के नाम पर आप लोगों के खान पान रहन सहन हर चीज़ में घुस जाएंगे, तो ये तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए हमें लगता है कि बीजेपी के ये जो पूरे एक तरह का कट्टरता वाला मॉडल है वो उसमें भी वो धर्म के धरातल पर भी पीटेगा। धर्म के धरातल पर भी ठेकेदारी नहीं चलेगी। ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ मजदूर लड़ता है, तो धर्म के ठेकेदार, राष्ट्रवाद के ठेकेदार, सारे ठेकेदारों के ये ठेकेदारी लोग खत्म करेंगे। अच्छा, जैसे विकास का मॉडल, ब्रांड मोदी, तो ऐसा लग रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फीका पड़ गया, लेकिन फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, विकास का मॉडल और ब्रांड मोदी मजबूत हो रहा है। मजबूत हो रहा है। पुल टूटा है कल ही बड़ौदा में, पुल फिर कल ही बड़ौदा से आनंद जाने वाला। आज पूरे देखिए गुजरात मॉडल, आज एक कार्टून देखा हमने कि गुजरात मॉडल टूट के नीचे गिर रहा है। मजबूत कहाँ से हो रहा है? नहीं, मजबूत नहीं हो रहा। अरे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी तो उनके पास उनका चला नहीं कुछ। आप देख लीजिए ना, ये पूरे पहलगाम का से लोगों ने सवाल पूछा, नहीं चला। ऑपरेशन सिंदूर क्यों आपने शुरू किया, क्यों आपने रोका, ट्रंप ने क्या आपसे कहा, कोई जवाब नहीं। दुनिया भर में हम इतने अलगाव में क्यों चले गए, नेपाल तक हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ा होता है, तो ये अलगाव क्यों आप देश को लिए, तो उनके पास तो कोई जवाब नहीं है। मोदी जी हर मोर्चे पर फेल है और ये हर रोज धीरे धीरे साबित हो रहा है। तो ब्रांड मोदी बहुत प्रभावित नहीं करेगा बिल्कुल विधानसभा चुनाव में। इसीलिए यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ मोदी जी या नीतीश जी चुनाव नहीं लड़ रहे, अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये अमित शाह का मॉडल चल रहा है यहाँ। हाँ। ये जो अचानक लास्ट मोमेंट में अब ये कर दो वो कर दो, ये अमित शाह का मॉडल है। ये अमित शाह का मॉडल चल रहा है। अच्छा, थोड़ी सी वामपंथी राजनीति को और समझना चाहते हैं कि असमानता समाज में बढ़ रही है, असमानता है, लेकिन युवाओं का झुकान वामपंथ की ओर कम है। इसके पीछे क्या लगता है? पहली बात ऐसा नहीं है। देखिए, युवा का मतलब, आप पहली बात, आप दो शहरी युवा है, थोड़ा सा जो वोकल है उनको आप युवा समझते हैं जी। हम कह रहे हैं कि जो गांव के गरीब हैं वो भी युवा है। जो महिलाएं हैं जो रसोईया में काम कर रही हैं, जो आशा आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं, वो भी युवा हैं। इसीलिए युवा का मतलब अगर 40 साल या 50-40 के नीचे के लोग हैं तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका रुझान कम हो रहा है। दूसरी बात है कि आज के युवाओं के सामने एक जिंदा रहने के लिए उनको जिस तरीके की परेशानी है, जो असुरक्षा है, कुछ भी काम करो, छात्र जीवन से ही लोग कुछ काम करना ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए राजनीति, जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय में देखिए, युवा राजनीति कहाँ से होती थी? छात्र राजनीति विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय को खत्म किया जा रहा है, उच्च शिक्षा से युवा को भगाया जा रहा है। इसीलिए जो छात्र युवा राजनीति है उसको तो भीतर से खोखला बना देने की कोशिश हो रही है। बावजूद इसके युवा आज भी मैं समझता हूँ कि सबसे संवेदनशील है, सोचते हैं, और निश्चित तौर पर जब मौका आएगा, जब वक्त आएगा, ज़रूरत पड़ेगी, तो आज भी युवा ही आपको आगे दिखेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि ये जो मताधिकार पर जो हमला हुआ, ये 74 आंदोलन जैसा फिर एक बार बनेगा।
बिहार के छात्र नौजवान जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, ये कौन पार्टी आर्टी से ऊपर उठ करके इस मुद्दे को अपने हाथ में लेंगे और अपने हाथ में लेकर के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। अच्छा, नहीं लगता कि CPI-ML की जो राजनीति है वो 70 के दशक वाली ही है या बदल रही है पार्टी अपनी? ये तो आप ही बता सकते हैं। अगर 70 दशक वाले होते तो आज 2020-24 में लोग हमें वोट नहीं डालते। बिल्कुल बिल्कुल। CPI-ML की मुख्य धारा की जो राजनीति है, सीमित मौजूदगी है, तो इसके पीछे कोई कारण आपको लगता है? नहीं, देश तो बहुत बड़ा है, हम लोग जहाँ जहाँ आंदोलन रहा है तो, लेकिन विस्तार हो रहा है। विस्तार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कहाँ कहाँ? बहुत सारे, बहुत नए। अभी झारखंड में देखिए, वहाँ कॉमरेड राय ने एक संगठन बनाया था 1972 में, मार्क्सवादी समन्वय समिति जी। वो पूरी समन्वय समिति माले में शामिल हो गई। और अभी झारखंड के चुनाव में हम लोग 2 सीट धनबाद से जीते हैं, निरसा से जीते हैं, सिंदरी से जीते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत पुरानी पार्टी थी कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर, लाल निशान पार्टी, 1940 के दशक से अलग पार्टी थी, अभी पूरी पार्टी माले में शामिल हो गई। अभी हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन का बड़ा विस्तार हो रहा है जी। कल के हड़ताल में भी जगह जगह, अब वो चाहे सफाई कर्मचारी, चाहे वो आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील के कर्मचारी, वो तमाम ठेके पर काम करने वाले, आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारी। अभी रेलवे का चुनाव हुआ, मैं आपको बताऊं, और हमारा जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है AICCTU, उस AICCTU से संबद्ध रेलवे यूनियन वो पूरे ECR में धनबाद से लेकर मुगल सराय तक इस जोन में 1 नंबर की यूनियन, 1 नंबर की यूनियन AICCTU से संबद्ध यूनियन है। आपका NER में जो गोरखपुर से लेकर बनारस से लेकर के लखनऊ तक, उसमें 1 नंबर की यूनियन है। तो रेलवे यूनियन में भी हमारे साथियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो ट्रेड यूनियन मोर्चे पर भी बढ़ रहा है। छात्र राजनीति में हम लोग हैं, टिके हुए हैं बिल्कुल। जो अभी चंद्रशेखर जहाँ से आते थे, उस JNU में अभी फिर चुनाव हुआ, व्यापक वामपंथी एकता नहीं थी, बावजूद इसके फिर हम लोग वहाँ अध्यक्ष के पद पर जीते हैं और ABVP को हमने बाहर कर दिया। तो ये है, हर जगह है, छात्र नौजवान आ रहे हैं और पार्टी भी बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अच्छा, आप जो जैसे CPI-ML है, भाजपा को फांसीवादी पार्टी कहती है, तो लगता है नहीं कि इस बात से BJP को फ़ायदा हो रहा है, भाजपा को फ़ायदा हो रहा है, जो फ़ायदा CPI-ML को होना चाहिए, वाम दलों को होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। थोड़ा फांसीवाद को समझने में लोगों को समय लग सकता है कि हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं हम क्यों नहीं बोलेंगे, कि लोगों को तो समझ रहा है, समझ में बात आ रही है ना कि भाजपा अब धीरे धीरे सत्ता पर इस तरह से कब्जा जमा रही है कि देश में जो चुनाव होते थे अब चुनाव की प्रक्रिया को भी डिस्टर्ब करने में आ गई। तो भाजपा जो फांसीवादी है, ये तो लोग हर रोज ज़्यादा से ज़्यादा आप समझने लग गए हैं जी। तो हम अगर सच कहते हैं, सच कहने से किसी को नुकसान कैसे हो सकता है, किसी को कैसे फायदा हो जाएगा? सच तो सच ही कहना होगा। क्या वाम दलों की आपसी फूट जो है और विचारधारा की जिद ही ऐसा लगता है आपको कि उनकी कमजोरी बन गई? नहीं, हमें लगता है कि ज़्यादा अभी एकता बनने लगी। हमें हमको उदाहरण दिया जी कि लोग शामिल हो रहे हैं माले में, तो और जो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां लेकिन एक साथ काम कर रही है। कल आपने देखा होगा, कल हमारे साथ कॉमरेड बेबी भी थे जो CPM के जनरल सेक्रेटरी हैं, कॉमरेड राजा भी थे जो CPI के जनरल सेक्रेटरी हैं। कल पूरे देश भर में जो मजदूरों की हड़ताल थी, तमाम वाम दल से जुड़ी यूनियनें सब मिल करके एक साथ। किसान आंदोलन आपने देखा होगा, किसान आंदोलन में देश के ज़्यादातर जो किसान संगठन पंजाब में सब वामपंथी दलों से जुड़े हुए किसान संगठन है। तो अब तो ज़्यादा लोग अब एक हो रहे हैं, लोग बिल्कुल एक हो रहे हैं। अच्छा, बस 2-4 जो हैं छोटे सवाल हैं मेरे पास कि कोई ऐसा पल जब आपने सोचा हो कि अब राजनीति छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपका एक सामान्य दिन कैसा होता है? मतलब क्रिकेट, नेटफ्लिक्स? नहीं, वो तो क्रिकेट का तो मैं पता हमेशा मोबाइल पर मैं देख लेता हूँ। अच्छा, आप देखते हैं? बाकी तो देखिए, आप इतना भागदौड़ है, कभी कभी तो सुबह थोड़ा समझना पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ जी, है ना। कल यहाँ थे तो अब ये कहाँ है, ट्रेन में है, कहाँ है। हाँ। तो इसीलिए बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी है, लेकिन उस भागदौड़ की ज़िंदगी में हमेशा हर जगह जहाँ भी हो तो पार्टी के साथी हैं पूरे, तो एक तरीके से ऊर्जा की कमी नहीं है जी। और अभी मेरा 65 साल की उम्र है, तो मुझे लगता है कि आपको नहीं लगेगा कि मैं बहुत अभी भी मैं फिट हूँ। एकदम बिल्कुल, आप दिखते भी हैं। हाँ। अगर आप नेता ना होते तो क्या होते?
नेता, मैं कोई अलग नेता को कुछ मानता भी मैं जो था, मैं इंसान होता, मैं इंसान हूँ। अच्छा, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, युवाओं को एक ऐसी कौन सी किताब है जो कहेंगे कि नहीं सब पढ़ो, एक बार जरूर पढ़ो? अब देखिए, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। जी। हम तो कम्युनिस्ट हैं, तो हम ज़रूर कहेंगे कि भगत सिंह को ज़रूर पढ़ो। सिर्फ भगत सिंह के बारे में मूर्ति मत देखो, पढ़ो। अंबेडकर को ज़रूर पढ़ो, है ना। भारत के संविधान को ज़रूर पढ़ो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को ज़रूर पढ़ो। ये तो कुछ किताबें हैं जो सबको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो जाति का उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मैं समझता हूँ कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी किताब है। बिल्कुल सबको पढ़नी चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अच्छा, CPI-ML छोड़कर कोई ऐसा भारतीय नेता जो आपको पसंद हो, अपनी पार्टी छोड़कर? अपनी पार्टी छोड़ करके बहुत सारे ऐसे नेता हैं? बहुत सारे बिल्कुल नेता, जैसे आप बाबा साहब अम्बेडकर का ही नाम ले रहे हैं। जी जी हमारी पार्टी के तो नहीं थे निश्चित, और एक समय कम्युनिस्टों के नज़दीक थे, एक समय कम्युनिस्टों से बड़ी दूरी बनी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त एक व्यक्तित्व है। मैं कांग्रेस में भी देख लीजिए तो गांधी के विचार से बहुत, लेकिन व्यक्ति के तौर पर बहुत बड़े नेता। इस देश में नेहरू बहुत बड़े नेता, स्वाजानंद सरस्वती, सुभाष बोस से कोई हमारा मेल नहीं खाएगा, वो जो जिस रास्ता को अपनाए थे जर्मनी के साथ मिल करके, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। दक्षिण में चले जाइए, पेरियार। अब राजनीति से बाहर जा कर के देखिए, फूले। अपने अपने दौर में ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा हुए इस देश में, बिल्कुल वो सारे लोग, तो हम तो कहेंगे कि बिरसा मुंडा को ले लीजिए, 25 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं और पूरे देश को जगा के चले जाते हैं। तो बहुत, हम पार्टी के हिसाब से नहीं देखेंगे, लेकिन बहुत बड़े ऐसे नेता या व्यक्ति रहे हैं जो इस देश को झकझोरने वाले लोग रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, आपके आलोचकों से आपको कौन सा सबसे मज़ेदार या अजीब आरोप आप पर लगा हो, कभी अगर जहन में हो, ऐसी बात कोई याद हो? नहीं, कुछ लोगों की कभी गलत फहमी रहती है। देखिए, आरोप लगता है, कुछ लोग समझते हैं कि हम शायद कोई बड़े एलीट बैकग्राउंड से आते हैं। मेरे पिताजी एक ग्रुप सी के रेलवे के कर्मचारी थे। किसी ने हमसे एक बार सवाल पूछ दिया, किसी आपके मीडिया वाले ही थे, कि आप तो बड़े जमींदार गरीबों की बात कर, हम भूमिहीन परिवार से आते हैं। नहीं, आप लोगों पे आरोप भी है कि सारे सवर्ण जितने भी वाम दल हैं, उस पर कब्जा सवर्णों का। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए, ठीक है, वो तो कोई कास्ट के हिसाब से कोई बोल दे सकते हैं, वो अलग बात, लेकिन जमींदार बता दिया किसी ने। किसी को लगा कि ये बड़े एकदम कहीं कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के, कोई हम बिल्कुल बंगला मीडियम स्कूल से पढ़ के आए हैं। तो इसीलिए ये जो धारणा बनती है ना कुछ लोगों की, इससे थोड़ा आलोचना से, मैंने कुछ नहीं, आलोचना तो आमतौर पर हम बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को लिए मिलता है। लेकिन कुछ आलोचना के नाम पर वो दुखी कर देता है कि इतना कम लोग बिना जाने बात किए जा रहे हैं। बस इतनी बात है, और कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये न्यूज़ हार्ट पॉडकास्ट के लिए आपने इतना अपना बेशकीमती वक्त निकाला। तो ये हमारी बातचीत थी भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से, और साफ सोच, बेबाक शब्द। और आखिर में एक बात हम आपसे कहेंगे, हमेशा याद रखिए कि अगर सवाल जिंदा रहेंगे तो लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।